Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। और जैसा कि हम लोग पिछले दिनों से एनसीईआरटी क्लासेस को शुरू कर रहे हैं, उसी को ही आज को क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया हुआ है। आई ऑलरेडी टॉट यू कि कैसे रशिया के अंदर क्रांति होती है, रशिया में क्रांति के पीछे के क्या क्या कारण है, किस प्रकार की रशियन रिवॉल्यूशन होती है, उसका बैकग्राउंड हमने पढ़ा था। उसी को ही आज के क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर एज ऑलवेज आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। पिछले 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस के साथ, बहुत सारे संस्थाओं के साथ जुड़ा भी हुआ हो। और खासियत मेरी ये है कि आई टीच हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे, राइट फ्रॉम द जनरल स्टडीज टू द ऑप्शनल लेवल एंड ऑल्सो यूज टू वर्क विथ द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एज वेल। चलिए, ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है। मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए। प्लीज़ फॉलो माई प्रोफाइल ऑन दी अनअकैडमी। ये प्रोफाइल फॉलो करने से आपको 2-3 फायदे होंगे। एक तो मेरे जो फ्री क्लासेस अनअकैडमी के ऊपर मैं पढ़ाता हूँ, ये फ्री क्लास होते हैं, दैट इज़ नोन एज द स्पेशल क्लास। ये स्पेशल क्लास लेने आपको इसमें अपडेट मिल जाएगा। यू विल गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट ऑल द स्पेशल क्लासेस। दूसरी, मेरी जितनी भी न्यू बैचेस है, मेरी जितनी भी नई बैचेस है, ये नई बैचेस का अपडेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट द स्पेशल क्लास, ऑल द न्यू बैचेस। आप प्लीज़ इसको फॉलो कर सकते हो। बिफोर आई वुड से टेकिंग अप एनी काइंड ऑफ आपका जो भी डाउट्स होगा वहाँ पे ही मैं आपको सॉल्व भी करा दूंगा, क्योंकि लाइव के अंदर हम लोग हेल्प कर पाएंगे। उसके सिवाय आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। और आप जुड़ सकते हो ऑन द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। मेरे ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे लाइव चल रहे हैं। जैसे अभी एक कोर्स चल रहा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। खैर, ये कोर्स तो अभी खत्म होने वाला है बहुत जल्द, मतलब ये हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा, इन अ वीक और सो। बट इसके सिवाय मेरा एक नया कोर्स भी आ रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। तो यू कैन टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आप एसपी नायक या पीएन लाइव, मेरा दोनों में से कोई एक कोड को यूज करिए। आई सजेस्ट किया पीएन लाइव, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। आप ये कोड को यूज करिए, प्लीज यूज दिस कोड। और ये कोड को यूज करने के बाद आपको कोर्स का एक्सेस भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। आई सजेस्ट कि आप मिनिमम 1 ईयर या 2 ईयर्स के कोर्सेज लीजिए अनअकैडमी के ऊपर। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपके लिए एडवांटेज ये होगा कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट क्वीज मिल जाएंगे, और साथों साथ अनलिमिटेड टाइम क्लासेस को आप एक्सेस कर पाते हो। तो यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द क्लासेस इन अ वेरी इफेक्टिव वे, और बहुत ही एडवांटेजियस होगा आपके लिए जब आप तैयारी करोगे। और अपने हिसाब से आप प्लान भी कर सकते हो। एज ए टीचर हम लोग भी आपको गाइड करने के लिए मदद करेंगे। इतने सारे सब्जेक्ट अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। जो न्यू कोर्स आ रहा है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के ऊपर आ रहा है। जो नया कोर्स आ रहा है दैट इज ऑन द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। इसके सिवा एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब के सब मैं यहाँ पे कराता हूँ। मेरे करीबन 3000 से 7 या उससे भी ज़्यादा आपको स्लाइड्स हैंडआउट्स मिलेंगे, जो अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स के साथ शेयर होते हैं। ठीक है, बिकॉज वो ऑन प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं, तो आपको वहाँ से ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन यू विल गेट दिस होल कंटेंट ऑफ हिस्ट्री। बहुत ही एब्सोल्यूट कंटेंट मैंने बनाया हुआ है। आपको ज़्यादातर किताबों को रेफर नहीं करना पड़ेगा जब आप ये स्लाइड्स के साथ पढ़ोगे साहब। इसके सिवा इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। उनके जितने भी क्लासेस होंगे आप अटेंड कर पाओगे। मेरा खाली अकेले का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आपको। बहुत स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर हमने पीएन लाइव कोड यूज़ किया है, तो क्या आपके क्लासेस अटेंड करेंगे या किसी और के? तो याद रखिएगा, यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल द टीचर्स क्लास। जितने भी टीचर्स पढ़ाने वाले हैं उन सब के क्लासेस भी अटेंड कर पाओगे। लाइव क्लासेस आप देख पाओगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, डाउट सॉल्विंग होगा, और सब कुछ आप कहीं से भी अपने हिसाब से देखो। अनलिमिटेड टाइम देखो, रिकॉर्डेड सेशंस देखो। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो सब का आप अभ्यास भी अच्छी तरह से अनअकैडमी के ऊपर कर पाओगे। डाउनलोड करने के लिए लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर के थ्रू। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन जब लेना हो तो अपना जो गोल है वो यूपीएससी सीएसई को चूज करिएगा। प्लीज चूज योर गोल एज यूपीएससी सीएसई। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो बैंकिंग का या एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फिर मैसेज करते हैं कि सर हमको आपका एक्सेस आपके कोर्सेज नहीं दिख रहे हैं। तो मेरे कोर्सेज, बिकॉज आई टीच इन द यूपीएससी सीएससी कैटेगरी माय फ्रेंड, तो आपको वही फिर देखना पड़ेगा, है ना। तो प्लीज़ आप जब भी तैयारी करिए तो आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यूपीएससी सीएससी को, मेरा देखो सब्सक्रिप्शन कोड आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इवन एसएससी बैंक वाले बच्चे, अगर आप में से कोई आपके फ्रेंड्स को लेना हो, किसी और को लेना हो, तो दे कैन यूज़ दिस कोड, क्योंकि ये 10% डिस्काउंट आपको करके देगा। ठीक है, तो ऑलवेज यूज दिस कोड। आप जब भी तैयारी करिए इसके अंदर। अब सब्सक्रिप्शन आपको 2 प्रकार के मिलेंगे। एक तो मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा आपको। उसके सिवा एक दूसरा मिलता है आइकॉनिक। आइकॉनिक में फायदा यह है दोस्त कि आपको पर्सनल कोच दिया जाता है बाय द अनअकैडमी। याद रखिएगा,
यू विल गेट दिस सर्विसेज ऑफ अ पर्सनल कोच। अब ये कौन होते हैं पर्सनल कोच? तो ये एक मेंटर होते हैं जो आपको गाइड करेंगे इन योर आंसर राइटिंग, इन योर स्टडी प्लानिंग, आपको फीडबैक देंगे और आपके जो भी क्वेरीज होंगे वो हेल्प करेंगे साहब, ठीक है। तो पर्सनल क्लोज प्लस आपको एजुकेटर की हेल्प, तो जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा उसकी तो आपको हेल्प मिलेगी। तो आइकॉनिक में आप दो लोगों से गाइडलाइंस ले पाओगे, तो आपकी तैयारी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो पाएगी। दूसरा आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है, जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 या 2 साल के अंदर अवेलेबल है, बट आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड PN Live इट विल कम बैक टू 57,000 एंड आई वुड से 89,000। ये आइकॉनिक में आपके लिए एडवांटेज रहेगा। इसके सिवाय आपको नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन 1 महीने से लेके 2 साल तक अवेलेबल है। मैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर भी वही सजेस्ट करूंगा कि आप जब सब्सक्रिप्शन लो तो मिनिमम 1 साल या 2 साल का लीजिएगा। द रीज़न आई विल सजेस्ट यू 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, उसके पीछे की एक ही कहानी है, और वो कहानी ये है कि आप जब तक 1-2 साल का सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे तब तक आपकी तैयारी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। जैसे मेरा हिस्ट्री का कोर्स कवर होते होते 6 महीना लग जाता है, 7 महीना एट टाइम्स लग जाता है। तो इसके लिए आपकी तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हो 1 साल के लिए तो 39,600 में कवर होगा, और 24 मंथ्स का ले रहे हो तो 57,600 के अंदर आपका कवर हो जाएगा। इसके सिवाय आपको अनअकैडमी के ऊपर मेरे स्पेशल क्लासेस मिलेंगे, ये फ्री क्लासेस होते हैं, आप इसको देख सकते हो। और आप फिर ये है ना काइंड ऑफ डेमो लेक्चर्स टाइप है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आई हैव कवर्ड द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विथ ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब के साथ मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराया है। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के अंदर मैंने इनके साथ डिस्कशन किया हुआ है कि कैसे आपको तैयारी करनी है, और मेनली इनफैक्ट मॉडर्न है, एंशिएंट है, मिडीवल है, इन सब के बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। तो आप ये फ्री क्लासेस को देखो, आप अपना दिमाग बना सकते हो, अपना माइंड बना सकते हो कि सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं लेना है। खैर, ये इस प्रकार के डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं ऑन दी अनअकैडमी। तो जैसा कि अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपको इस प्रकार के स्टूडेंट्स के कमेंट मिलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस करने की आपके पास छुट्टी होती है, और एज अ टीचर मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो हम लोग के साथ अनअकैडमी के ऊपर। चलिए, स्टैंडर्ड 9 की NCERT चैप्टर नंबर 2 हम लोग सोशलिज्म के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सोशलिज्म की व्याख्या क्या है वो देख लिया था। उसके बाद हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि सोशलिज्म रशिया के अंदर कैसे उभर के आया, सोशलिज्म के टाइप्स क्या क्या थे वो भी हमने पढ़ लिए थे, सोशलिज्म की डेफिनेशन क्या थी वो भी हमने डिस्कस की थी, सोशलिज्म का जब ओरिजिन कैसे होता है वो भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद सोशलिज्म इन रशिया, रशिया के अंदर सोशलिज्म कैसे आया वो भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, और आपको समझाने की कोशिश की थी कि रशिया के अंदर सोशलिज्म आपको 2 प्रकार से मिलेगा। एक आपको बोल्शेविक करके प्रांति मिलती है, जो बेसिकली पार्टी के रूप में हमको मिलता है, ग्रुप के रूप में, जो कहता था कि रिवॉल्यूशनरी मीन्स के द्वारा रशिया के अंदर सोशलिज्म की स्थापना करनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रिवॉल्यूशनरी मीन्स के द्वारा रशिया के अंदर हमको बेसिकली क्रांति करके अपनी स्थापना करनी चाहिए। दूसरा ग्रुप था, उसे हम लोग कहते हैं मेंशेविक्स। क्या कहेंगे? मेंशेविक, याद रखेगा। ये मेंशेविक वो ग्रुप था जो कहता है कि हमको इवोल्यूशनरी मीन्स, या हम लोग कहेंगे कि ग्रेजुअल चेंज के द्वारा रशिया के अंदर सोशलिज्म की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है। तो मेंशेविक जो लोग थे वो ग्रेजुअल चेंज के बारे में बात करते थे। दे यूज्ड टू टॉक अबाउट द ग्रेजुअल चेंज। इनका मानना था कि शासन पद्धति रातों रात नहीं बदलेंगे, हम धीरे 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 करके इसकी शासन पद्धति को बदलेंगे। तो इस तरह से हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे तो हमको जानकारी मिलती है कि रशिया के अंदर सोशलिज्म की शुरुआत इस तरह से हुई, और रशिया में जब सोशलिज्म की शुरुआत हुई तो राजा के सामने इशू क्रिएट होंगे। उसके बाद हमने कल के क्लास के अंदर जब हमने रशिया की क्रांति को पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको रशिया की बैकग्राउंड का पूरा ओरिजिन बता दिया था, और आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब इनफैक्ट सोशल आपकी इंस्टीट्यूशंस बनने की शुरुआत होती है, बहुत सारे सोशल पार्टीज बनने की शुरुआत हुई, इसी के आउटकम में घटना होती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लडी संडे। अगर आपको ब्लडी संडे के बारे में याद होगा, इफ यू आर एबल टू रिकॉल द केस ऑफ ब्लडी संडे, तो मैंने आपको ब्लडी संडे के बारे में बताया था कि रशिया के अंदर वर्कर्स बहुत बड़ी मात्रा में स्ट्राइक कर रहे थे, और जब मजदूर लोग स्ट्राइक कर रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर, तो उनके ऊपर फायरिंग कराया जाता है, बहुत लोग मारे जाते हैं। और इसी के कारण हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब मजदूर स्ट्राइक करेंगे और जब राजा के ऊपर प्रेशर बनेगा, तो राजा ने क्या कर दिया था? राजा ने बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी जिसका नाम था ड्यूमा। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि राजा ने ड्यूमा नाम की एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी। ये जो ड्यूमा नाम की बॉडी है, ये ड्यूमा के अंदर उसने पार्लियामेंट्री प्रोसेस की शुरुआत की। पर कहानी यह है कि राजा नहीं चाहता था कि पार्लियामेंट रशिया के अंदर स्ट्रांग बने, और इसी के कारण हमको ये देखने को मिला कि राजा ने ये ड्यूमा को
अपना पपेट बनाने की कोशिश की। सो बेसिकली द किंग ट्राई टू कंट्रोल द ड्यूमा। राजा ने क्या किया है, ड्यूमा को कंट्रोल करने की कोशिश की और पूर्ण रूप से रशिया को अपने कब्जे में रखने की कोशिश करता है। रशिया के लोग एक ही चीज के ऊपर डिमांड कर रहे थे, उनका मानना था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए। रशिया के अंदर क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए, बिकॉज दे वर डिमांडिंग कि भाई हमारी जो शासन पद्धति है उसके अंदर संवैधानिक रूप से सुधार लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का पर्सपेक्टिव है, जो संवैधानिक सुधार की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड के कारण रशिया के अंदर बहुत खराब कंडीशंस हो गई। राजा ने ड्यूमा को कैसे भी करके अपने कंट्रोल में रखा। 1914 के अंदर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत होती है, और जब वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत होती है तो हमको ये जानकारी मिली कि पूरी की पूरी दुनिया दो ग्रुप के अंदर बढ़ चुकी थी। एक तो थे अलाइड पावर्स, जहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस और आदि इत्यादि कंट्रीज आपको मिलेंगे। दूसरे के ऊपर आपको सेंट्रल पावर या एक्सिस पावर के रूप में हम लोग जिनको पहचानते हैं, यहाँ पे आपको जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की जैसे कंट्री मिलेंगे। एंड वी फाइंड कि रशिया जो है ये अलाइड पावर्स के ग्रुप में थोड़ा बहुत जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि रशिया को लग रहा था कि अगर जर्मनी से बचना है तो हमको यहाँ पे उनके सामने कुछ करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। रशिया ने वर्ल्ड वॉर वन के अंदर पार्टिसिपेट किया। 1917 तक आते आते वी फाइंड कि जब 1914 में वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई थी और वर्ल्ड वॉर वन तक आते आते 1970 तक आते आते हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि राजा की कंडीशन बहुत खराब हो गई। करीबन 7 मिलियन के आसपास रशिया के अंदर डेथ हो चुके थे। इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको बताया था कि 7 मिलियन के आसपास लोगों के मृत्यु हो चुके हैं। अराउंड 7 मिलियन पीपल पास्ड अवे इन रशिया, और राजा के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है। और जब राजा के ऊपर जब प्रेशर बढ़ेगा तो धीरे 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 करके राजा को समझ में आ जाएगा कि बेटा अपना बाजा बजना शुरू हो गया है, और इस तरह से रशिया के अंदर अब क्रांति जो है अब शुरुआत की कदम लेती है। ठीक है, तो वी फाइंड रशिया की जो रिवॉल्यूशन है, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ना शुरू किया था, जहां क्यों पब्लिक के सामने या राजा के सामने पब्लिक विद्रोह करती है, इन सब पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था कि क्या क्या घटनाएं होती है और किस तरह से रशिया के अंदर आपकी जो सिचुएशन है अब बदल जाती है। अब देखिए, आगे चलने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि आपके रशिया के अंदर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इम्पैक्ट के बाद अब फर्दर चेंजेस कैसे होते हैं, उन सब पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। अब मैंने आपको जब पढ़ाना शुरू किया कल के क्लास के अंदर, तो 1905 के अंदर ब्लडी संडे की बात की मैंने, और मैंने आपको बताया कि ब्लडी संडे के बाद रशिया के अंदर रिफॉर्म्स ओरिजिनेट हो सकते थे, पर राजा ने नहीं किए। समय जैसे जैसे आगे गया, उसके बाद हमने 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर वन की बात की। वर्ल्ड वॉर वन के बाद राजा का मानना यह था कि पब्लिक मुझे सपोर्ट करेगी क्योंकि मैंने वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया है, मैंने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए पब्लिक का सपोर्ट मुझे आएगा। तो लोग राष्ट्रवाद का पिक्चर देख के उनको जो भी तकलीफें पड़ रही है, उनको जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो सब भूल जाएंगे। हुआ उससे उल्टा। 1914 से लेकर 1917 तक आते आते राजा की कंडीशन इतनी खराब हो गई कि राजा के सामने विद्रोह हो गया। ये जो विद्रोह होता है उसी को हम लोग फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन से हम लोग शुरू करेंगे। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के पहले के जो भी टॉपिक्स और इश्यूज है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर कराए हुए हैं। तो हमारे जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट्स जो ये बैच के अंदर नए नए जुड़ रहे हैं ये कोर्स के अंदर, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार प्लीज़ जो पुराने क्लासेस है उसको देख लीजिएगा। मैंने स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी जब शुरू की थी तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि क्या होता है इतिहास के अंदर और किस हिसाब से आपका इतिहास आगे चलेगा। अब देखिए, आगे चलती है बातें और 1917 के बाद क्या हो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। 1917 तक आते आते वी फाइंड कि आपकी जो रशिया का कैपिटल था, जिसे हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग के रूप में पहचानते हैं, क्या कहेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग के रूप में पहचानेंगे, वहां पे कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। क्यों खराब हो चुकी थी, तो हमको एक चीज बहुत ही क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि रशिया में अब क्रांति होने की अब है ना सिचुएशन बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो चुकी है। हड़तालें हो रही है, लोग रायट्स कर रहे हैं, खाने पीने के लिए कंडीशंस उनकी नहीं है, राजा ने बहुत सारे लोगों को डाइवर्ट कराया है, और ऊपर से जो मजदूर हुआ करते थे, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि जो मजदूर हुआ करते थे वो मजदूरों को उसने लड़ने के लिए भेजा था। वी हैव डिस्कस यस्टरडे दैट द वर्कर्स, हेल्दी बॉडी वर्कर्स, मतलब जो अच्छा खासा काम कर सकते हैं, उनको बोला गया था कि तुम लड़ो वहां पे, तुम जाके मरो वहां पे, है ना। तो ये जो सिचुएशन रशिया के अंदर हुई है, ये रशिया के अंदर आपकी पीटर्सबर्ग नाम की जो जगह है या पेट्रोगार्ड के रूप में हम लोग जिसे पहचानते हैं, वहां पे सिचुएशन बहुत खराब होती है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि इन द विंटर ऑफ 1917 द कंडीशंस ऑफ द कैपिटल पेट्रोगार्ड वर वेरी ग्रीम, द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड टू एम्फेसाइज द डिवीजन अमॉन्ग इट्स पीपल। शहर एक इस तरह से बन चुका था जहां अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग कंडीशंस में रह रहे थे। जैसे एक शहर होगा तो शहर के कुछ विस्तार के अंदर अमीर लोग रहेंगे,
कुछ विस्तार के अंदर अगर आप देखोगे तो मिडिल क्लास लोग रहेंगे, कुछ कुछ विस्तार ऐसा होगा जहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, पुअर पीपल, जो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि गरीब लोग होंगे, वो भी रह रहे होंगे साहब, ठीक है। तो इसी के कारण हम लोग कहते हैं कि द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसाइज द डिवीजन अमंग इट्स पीपल। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। एक नदी थी, नदी के एक साइड के ऊपर हम लोग कह सकते हैं राइट बैंक से, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नदी है, ये रिवर है, और रिवर के राइट बैंक के ऊपर आपको गरीबों का पूरी की पूरी इनफैक्ट है ना घर रहेगा। ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज। मैंने आपको बताया कि जो अमीर लोग थे वो कहाँ रहते थे, लेफ्ट बैंक के ऊपर रहते थे। तो नदी का लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ये बीच में से आपकी नदी जा रही है, दिस इज द रिवर गोइंग ऑन माय फ्रेंड, है ना। तो बोला गया है कि ऑन द लेफ्ट बैंक द फैशनेबल एरियाज वर देयर लाइक द विंटर पैलेस, द ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द प्लेस वेयर द ड्यूमा मैट, मतलब रशिया की जो पार्लियामेंट वहां पे ही बैठा करती थी। अब देखिए खासियत क्या है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है, यहाँ पे फुल पैसा है, यहाँ पे फुल पैसा है। रशिया के जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है, यहाँ पे फुल पैसा है, पब्लिक के पास बहुत सारा पैसा है। पब्लिक अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इनके पास मनी ही मनी है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, ठीक है ना। ये काफ़ी अपनी लाइफस्टाइल अच्छी तरह से जी रहे हैं। जब हम लोग राइट साइड की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द राइट साइड ऑफ द कंडीशंस, तो एक चीज़ हमको बहुत क्लियर कट मिल रही है कि राइट साइड की कंडीशन में आपके जो वर्कर्स की कंडीशन है, यहाँ पे आपको कुछ खाने पीना की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई है साहब, ठीक है। तो फूड शॉर्टेज हो रहा है, और जब फूड शॉर्टेज होता है तो रशिया के जो मजदूर लोग थे, जो ऑलरेडी मतलब नाराज थे, उनकी कंडीशन खराब थी, उनका शोषण भी हो रहा था, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। और उसी दौरान आपकी बेसिकली ये सर्दियों का टाइम था, दिस वॉज द विंटर ऑफ 1917। और रशिया का विंटर्स के बारे में तो आपको पता होगा दोस्तों, -30, -40, -50 तक चला जाता है। वो तो सिबेरिया के अंदर ज़्यादा जाता है, पर इवन ये पेट्रोगार्ड वाला जो रीजन था, यहाँ पे भी काफ़ी ठंडी रहती थी, ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि रशिया के अंदर विंटर्स बहुत ही कोल्ड थे, और इनफैक्ट बहुत सारा फ्रॉस्टिंग, हैवी स्नो हो रहा था। और इस तरह की कंडीशंस में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो रशिया में एक वर्ग ऐसा था जिसके पास खाना नहीं था, दूसरा वर्ग ऐसा था जिसके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज थे, जिसके पास पैसा वैसा था, और वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी लोग थे साहब, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड, हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट मिल रही है कि रशिया के अंदर पहला तो एक क्लास डिवीजन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? क्लास डिवीजन हो रहा था बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल। तो लोगों की जो आर्थिक परिस्थिति थी, ये आर्थिक परिस्थिति के बेस के ऊपर जब हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा क्लास डिवीजन रशिया में हुआ। ये क्लास डिवीजन जब रशिया में हो रहा था, व्हेन द क्लास डिवीजन वाज टेकिंग प्लेस इन रशिया, वी फाइंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम के दौरान, उसी समय के दौरान हमको एक बहुत क्लियर कट सिचुएशन मिल रही है कि राजा जो है, राजा अपनी, मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल पावर जो है वो गेन करने के लिए रिफॉर्म्स करने की शुरुआत करता है, या मैं कहूँगा कि ड्यूमा को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है साहब, ठीक है। तो वी फाइंड कि राजा चाहता था कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए। क्या शायद कर दिया जाए? डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। और राजा जब ड्यूमा को डिसॉल्व करने की बात करेगा तो रशिया के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे, जिसे पार्लियामेंटेरियंस के रूप में कहा गया है, उन सब का मानना था कि राजा को ड्यूमा को नहीं खत्म करना चाहिए, ड्यूमा शुड कंटिन्यू एज द बॉडी। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया? देयर वाज वन साइड वेयर द पार्लियामेंटेरियंस or the political leaders in Russia, they were demanding and they were saying कि भाई we need to have the control of the political bodies. The king wanted कि भाई ना, मैं तो ये political bodies है इसको dissolve कर दूंगा, उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दूंगा साहब, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन में हमको एक बहुत क्लियर कट कंडीशंस मिलती है कि आपके जो रशिया के अंदर क्लास डिवीजन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा था। 1917 तक आते आते, बाय द ईयर 1917, वी कैन सी कि रशिया वॉज गोइंग थ्रू अ ह्यूज क्लास डिवीजन। ये क्लास डिवीजन कौन से लोगों के बीच में था? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक क्लास डिवीजन आपका पॉलिटिकल क्लास के बीच में होगा। ये पॉलिटिकल क्लास के बीच में हम लोग जब देखते हैं तो किंग वर्सेस, हम लोग कह सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस की जो स्टोरी है वो आपको यहाँ पे मिलती है। दूसरी स्टोरी मैंने आपको इकोनॉमी के अंदर बताया, और इकोनॉमी के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की कैसे अमीर वर्सेस जो गरीब लोग हैं, उन सब के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रही है। और मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि सिटी का जो लेआउट था, ये सिटी के लेआउट के अंदर जो आपकी नदी हुआ करती थी नेवा, ये नेवा नदी के, ये नेवा नदी है, मन की आंखों से देखो, उसके राइट साइड के ऊपर जब आप देखोगे तो राइट साइड के ऊपर आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? गरीब लोगों का घर मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे नेवा नदी के, तो हमको अमीर लोगों का घर मिलता है।
अब ये जो सिचुएशन रशिया में क्रिएट हो रही है, ऑल द सिचुएशन दैट इज बीइंग क्रिएटिंग इन रशिया, आप समझने की कोशिश करिए, तो इसमें है ना बहुत ही स्फोटक कंडीशन हो जाती है। मतलब विस्फोटक कंडीशन इसके लिए होती है क्योंकि पीपल वर डिमांडिंग राइट्स, पीपल वर सेइंग कि भाई हमको अधिकार चाहिए, हमको हमारा जो भी है ना, आपने जो जो चीज़ें प्रॉमिस की थी वो आपने दी नहीं है साहब, ठीक है। तो हुआ ये कि 1917 में फरवरी महीने तक आते आते एक बहुत बड़ा लॉकआउट होता है रशिया के अंदर साहब। तो जितने भी फैक्ट्री हुआ करती थी, फैक्ट्री के अंदर जितने भी वर्कर्स थे, उन सब ने डिसाइड कर दिया कि हम हड़ताल पे जाएंगे। अब जैसे एक फैक्ट्री हड़ताल के ऊपर जाती है तो उसके बाद कंटिन्यूएशन में बहुत सारी फैक्ट्रीज हड़ताल के ऊपर चली जाएगी साहब, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि रशिया में 22 फरवरी 1917 तक आते आते वर्कर्स की कंडीशन खराब थी, उनकी हालत बहुत खस्तेहाल हो चुकी थी। उनकी हालत खस्तेहाल हो चुकी थी, इसके वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। वर्कर्स ने स्ट्राइक की, ये सब कंडीशंस में हमको क्या देखने को मिला, फैक्ट्रीज के अंदर जो काम करने वाले लोग थे वो भी स्ट्राइक के ऊपर उतर गए। अब पहले एक फैक्ट्री थी, उसके बाद और फैक्ट्री होती है, 4 फैक्ट्री, 5 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री इकट्ठी होती है। खासियत ये थी रशिया के अंदर कि हमको वुमेन मेंबर्स भी इनफैक्ट स्ट्राइक के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब आप समझने की कोशिश करो कि रशिया के अंदर बाय दिस पीरियड there is this process started that is known as feminization of labor। फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब क्या है दोस्तों? हाँ, इसका मतलब ये होता है कि जब स्त्रियां बाहर आके काम करने की शुरुआत करेगी, जब स्त्री बाहर आके अपना जो पारिवारिक जीवन है, अपना जो फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुलफिल करते हुए साथों साथ बाहर आके काम करने की शुरुआत करेंगी, ये जो सिचुएशन है इसे हम लोग क्या कहते हैं साहब? इसको हम लोग बेसिकली एक कंडीशंस के रूप में पहचान सकते हैं जहाँ पे वुमेन की सिचुएशन जो 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 थी अब वो बाहर आ रही है। अब देखिए 22 फरवरी रशिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे के रूप में आया क्योंकि रशिया की वुमेन ने ये चीज़ दर्शाया है कि कैसे आपको अपनी जो राइट्स है उसके लिए डिमांड करनी है, समझे कि नहीं समझे। अब ये धीरे 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 कंडीशन खराब हो जाती है। वी फाइंड की कंडीशन खराब होने के कारण जितने भी डेमोस्ट्रेटिंग वर्कर्स थे ये सब के सब फैक्ट्री के क्वार्टर्स क्लोज करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद आपका पेट्रोगार्ड का जो कैपिटल हुआ करता था, उसका जो सेंट्रल क्वार्टर हुआ करता था नेविस की प्रोस्पेक्ट, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको खाली वर्ड स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो रशिया में बढ़ती है। अब इन दिस सिचुएशन हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट देखने को मिला कि इसमें कोई राजकीय ताकतें भाग नहीं ले रही थी। रशिया के अंदर 1917 में जो वर्कर्स और आपके ट्रेड यूनियन के लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया, उसकी खासियत ये थी कि पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली ये मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इट वाज ऑफ द लेबर्स या ऑफ द वर्कर्स, फॉर द वर्कर्स एंड बाय द वर्कर्स। मजदूरों के द्वारा ही पूरी की पूरी इसकी शुरुआत की गई थी। मजदूर ही अपने राइट्स के लिए बात कर रहे थे और मजदूरों ने कहा कि भाई हमको हमारे अधिकार चाहिए, समझे आप लोग। तो ये सब सिचुएशन में हमको एक क्लियर कट देखने को मिल रही है कि सरकार बैकफुट के ऊपर आई। सरकार को पता चलता है कि मजदूर हमारे घर के आजू बाजू में आ चुके हैं। एंड दिस इज हाउ वी से द एनसीईआरटी राइट्स कि एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। सरकार ने क्या कर दिया? कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, क्योंकि मजदूरों को डिस्पर्स करना था। अब ये कोई राजकीय आंदोलन डायरेक्टली नहीं था, इसके कारण मजदूर थोड़े दिन तक डिस्पर्स हो जाते हैं। सरकार को लगा कि मजदूर चले गए, पर हुआ ऐसा कि 22 के दिन उन्होंने कर्फ्यू लगाया दोपहर के बाद। 23, 24, 25 तक आते आते फिर से आपके मजदूर जो है ये सब के सब वापिस आ गए। अब जब मजदूर वापिस आ गए, पहली बार जब इनको डिस्पर्स किया था, उसके बाद सेकेंड टाइम इनको डिस्पर्स किया तो मजदूरों का जो जोर था, उनका जो जोश था वो बहुत ही हाई हो जाता है। और मजदूर कहते हैं कि देखो बाबू, अब हम आ गए हैं वापिस, अब हम आपके सामने इस तरह से क्या कर देंगे साहब, बहुत बड़ा ये है ना काइंड ऑफ आपके अगेंस्ट में अब शुरू कर देंगे, एक लड़ाई की शुरुआत करेंगे और हमारे जो राइट्स है वो हम लोग मांगेंगे साहब, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब मजदूरों ने अपना राइट्स मांगने की शुरुआत की तो गवर्नमेंट ने अपनी कैवलरी बुला दी, अपनी पुलिस बुला दी, सरकार ने अपने इंटेलिजेंस को हाईलाइट करा दिया और लोगों को कहा कि देखिए, तुम अगर ज़्यादा टेटे टूटू करने की कोशिश की, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। सरकार उस टाइम पे सोच रही थी कि हम लोग इनको दबा देंगे, बट वी सी ऑन दी वन साइड द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू स्टॉप एंड सप्रेस द वर्कर्स, ऑन दी अदर साइड रशिया के अंदर बहुत सारा भूचाल आने की शुरुआत होती है। भूचाल आने की शुरुआत ये होती है साहब कि 1917 के फरवरी के महीने के अंदर आते आते हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट देखने को मिल रही है कि रशिया में क्रांति होने की शक्यता है। जब रिवॉल्यूशन होने की शक्यता थी और राजा को पता चलता है कि भाई मेरे सामने क्रांति हो सकती है, और ये रिवॉल्यूशन बेसिकली एक तो वर्कर्स लोग कर सकते हैं
दूसरी क्रांति मेरे पार्लियामेंट के द्वारा हो सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो भी मेरे सामने बगावत करने के लिए उड़े थे। तो राजा ने क्या कर दिया, ड्यूमा को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। क्या कर दिया, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। वही ड्यूमा जो 1905 के अंदर बनी थी, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था। वही ड्यूमा जिसका सिग्निफिकेंस ये था कि ड्यूमा के द्वारा राजा अपनी शासन पद्धति, वो कहूंगा कि पॉलिटिकल जो पावर है, अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये सब सिचुएशन में जब रशिया में घटनाएं हो रही है तो पॉलिटिशियंस ने बोलने की शुरुआत की, और पॉलिटिशियंस ने राजा के सामने एक ही चीज कहा कि एक्ट नॉट ऑलवेज सर, दिस कैन नॉट गो कंटिन्यू लाइक दिस। आप हम लोग को राइट्स नहीं दे रहे हो, हमारे मजदूर भाइयों को मार रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो, और आप इस तरह से अपनी जो शासन पद्धति है उसका मिसयूज कर रहे हो। दिस इज नॉट इन राइट। पूरा का पूरा यूरोप उस टाइम पे डेमोक्रेसी की तरफ चला जा चुका था। बहुत सारे यूरोप के कंट्री सोशलिज्म, जिसे हम लोग समाजवाद की परिभाषा के रूप में पहचानते हैं, उसकी तरफ जा चुके थे। और यहाँ पे राजा के सामने जब पॉलिटिशियंस बोल रहे थे तो राजा ने पार्लियामेंट को दबाने की कोशिश की। इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि डेमोन्स्ट्रेटर्स, जो लोग हड़ताल कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये सब के सब डिसाइड करते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और इसी के कारण रशिया के अंदर जो कैपिटल था उसके पुलिस हेडक्वार्टर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रमण कर दिया जाता है। तो वी सी कि पुलिस हेडक्वार्टर्स इन रशिया वाज अटैक्ड एट द टाइम 1917 के फरवरी महीने तक आते आते, और पब्लिक उस टाइम पे आंदोलन करने की शुरुआत करती है। उनके एक ही नारे हुआ करते थे, रोटी, कपड़ा, मकान, और हमको लोकशाही चाहिए, हमारी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, हमको एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो हमारे ही लोगों का दबाने की कोशिश करे, हमको एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो हमारा ही शोषण करे, हमको ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो पब्लिक के लिए कंसर्न रखे, हमको ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो लोगों का ध्यान रखे। और ये सब सिचुएशन में हम लोग जब रशिया को समझने की कोशिश करते हैं तो रशिया के अंदर हमको बहुत क्लियर कट मैसेज दिखा जा रहा है। और रशिया का जो मैसेज है वो ये दर्शा रहा है कि अब पब्लिक इनफैक्ट राजा के सामने पड़ रही है। राजा के सामने जब पब्लिक पड़ रही है तो राजा ने डिसाइड किया कि मैं कैवेलरी को बुलाऊंगा। कैवेलरी का मतलब है घुड़सवार। घोड़े के ऊपर बैठ के सोल्जर्स को बुलाया गया और उनको ऑर्डर दिया गया कि फायरिंग करो। इनको ऑर्डर दिया गया कि इनको रौंद दो, इनको कुचल दिया जाए। पब्लिक ने उस टाइम पे जिस हिसाब से अपना जुस्सा बताया था, उसको देख के रशिया की जो आर्म्ड फोर्सेस थे, उनके जो कैवेलरी मैन थे, उनको समझ में आ चुका था कि हम अपने पब्लिक के सामने, हम अपनी प्रजा के सामने बंदूक नहीं चला सकते हो। नो डाउट हमने राजा का नमक खाया हुआ है, राजा ने हमको सैलरी दी है, राजा ने हमको पाल पोस के बड़ा किया है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सप्रेस आवर ओन पीपल हु आर डिमांडिंग द राइट्स फॉर देमसेल्व्स। This is not the right time to kill our own people who are demanding the democracy. This is not the right time to eventually annihilate the people of the Russia who are demanding self-government in their name. And in this situation we find, जब राजा के सामने एक मौका था, राजा इसको सप्रेस कर सकता था विद द हेल्प ऑफ हिज ओन आर्मी, राजा के ही सोल्जर्स ने मना कर दिया कि साहब हम फायरिंग नहीं करेंगे, आपको जो करना है वो कर दीजिए पर हम फायरिंग नहीं करेंगे। इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि ये सब सिचुएशन के अंदर रशिया के अंदर एक रेजिमेंट जो थी उसने तो थोड़ा बहुत फायरिंग किया, बाकी की 3 रेजिमेंट जिसको वहां पे भेजा जाता है टू सप्रेस द पीपल ऑफ रशिया, उन्होंने म्यूटिनी कर दी। म्यूटिनी का मतलब ये होता है उन्होंने बगावत कर दी। जैसे भारत के अंदर 1857 के अंदर जो घटना हुई थी, वैसी ही घटना आपको रशिया के अंदर मिलेगी कि जब राजा ने अपनी आर्मी को भेजा और आर्मी के द्वारा इन लोगों को सप्रेस करने की बात की, तो राजा को पता ही नहीं चला कि छोटी गंगा के नाले में कुदा दिया जाता है। पीछे का कारण एक ही था कि उसके वहां पे जो सोल्जर्स जिसको भेजा गया था, जो लोग को बोला गया था कि आप सप्रेस करिएगा ये विद्रोह को, वही लोग अब राजा के सामने पड़ गए हैं। ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिलता है 1917 के फरवरी तक आते आते, और फरवरी एंड तक आते आते फाइनली राजा की सिचुएशन खराब हो जाती है। ये राजा की सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि जितने भी वर्कर्स, जितने भी सोल्जर्स आदि इत्यादि और भी लोग जो रिवॉल्यूशन के अंदर उस टाइम पे जुड़े हुए थे, वो सब के सब फिर से ड्यूमा के अंदर मिले। वही ड्यूमा जहां पे राजा ने पूरी तरह से इसको डिसॉल्व कर दिया था, वही ड्यूमा जहां पे राजा ने कहा था कि आज के बाद ये बॉडी नहीं मिलेगी, वही जगह के ऊपर आपके सोल्जर्स, स्ट्राइकिंग वर्कर्स एंड मैनी अदर्स ऑफ द रशियन पीपल केम एंड दे मेट, और इन्होंने डिसाइड किया
कि हम लोग एक सोवियत की रचना करते हैं। ये सोवियत को काउंसिल के रूप में बोला गया है और इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि ड्यूमा जो राजा ने डिसॉल्व की थी वो फिर से रिकंस्टिट्यूट हुई। ये ड्यूमा के अंदर का ही एक डेलीगेशन जो था जो राजा को मिलने गया और राजा को कहा जाता है कि काहे राजा, बहुत चर्बी चढ़ गया था तुमको। हाँ, तुम तो सोच रहे थे कि तुम ये क्रांति को दबा दोगे। रशिया के पब्लिक की जो आवाज है, रशिया का पब्लिक का जो पूरा का पूरा परसेप्शन है, तुम उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, ये नहीं चलेगा। अब नाउ द सिचुएशन इज वेरी आउट ऑफ कंट्रोल। अब आपके हाथ में से बाजी पलट चुकी है। रशिया के जो राजा थे, उसके मिलिट्री कमांडर्स भी उस टाइम पे परिस्थिति को भांप चुके थे। उनको पता चल गया था कि अब राजा के सामने अगर हमने राजा को और प्रेशराइज किया और राजा ने शायद गलती से इनफेक्ट है ना विद्रोह को दबाने के लिए और कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि राजा की हालत खराब हो जाएगी, राजा को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। राजा के मिलिट्री कमांडर्स ने राजा को एक ही सलाह दी कि सर, सत्ता छोड़ दीजिए, आप चले जाइए यहाँ से, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये सब सिचुएशन में 1917 के फरवरी मार्च तक आते आते हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि राजा ने अपने सलाहकारों की सलाह मानते हुए 2 मार्च 1917 के दिन एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट का मतलब क्या है कि उन्होंने सत्ता छोड़ दी। उन्होंने पहले अपने ब्रदर को कहा कि एक काम कर भाई, तू शासन चला ले। उनके ब्रदर्स ने भी मना कर दिया कि नहीं भाई, मेरे को नहीं करना, मेरे को लाइफ के अंदर बहुत सारा और काम करना है। पब्लिक का गुस्सा देख के मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे कंट्री को चला पाऊंगा। इट इज़ बेटर कि ये कंट्री कोई काउंसिल के हाथ में दे दी जाए, जो ये कंट्री को नई दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे। इन दिस सिचुएशन वी फाइंड 1917 के मार्च महीने तक आते आते एक चीज़ बहुत क्लियर कट देखने को मिलती है कि रशिया के अंदर राजा चला गया। और जब राजा चला जाता है कि अब सरकार कौन चलाएगा, तो पावर ट्रांसफर किया जाता है टू अ न्यू बॉडी कॉल्ड एज प्रोविजनल गवर्नमेंट। किसको किया जाता है? प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब देखिए, यहां से खेल शुरू होता है आपका पूरा का पूरा रशियन रिवॉल्यूशन का। रशिया के अंदर राजा ने फरवरी मार्च के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ है, ये फरवरी मार्च 1917 की क्रांति के अंदर अपनी सत्ता छोड़ दी थी। ये चीज़ बहुत क्लियर कट हो चुकी है। दिस इज एन एस्टैब्लिश फैक्ट। अब इसके अंदर तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च द किंग बेसिकली लेफ्ट हिज कंडीशंस। राजा ने कह दिया कि देखिए, ये सत्ता छोड़ के जा रहा हूँ, अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। अब कहानी आगे चलती है कि जो नई सरकार आती है फरवरी मार्च 1917 में, मार्च 1917 में प्रिसाइसली, जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट के रूप में पहचानते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या होता है? ये टेम्पररी सरकार होती है। इसका टारगेट एक ही था बनाने का कि ये थोड़ा बहुत पावर ट्रांसफर में हेल्प करेगी। अब यहां से पूरी शुरुआत होती है कि अब फर्दर चीजों को हम लोग क्या करेंगे और फर्दर जो चेंजेस होते हैं रशिया के अंदर, किस तरह से अब आगे एडवांस वे के अंदर जाएंगे साहब। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट का काम ये था कि फ्यूचर के अंदर रशिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रशिया का नया संविधान लिखे एंड ये संविधान के अंदर खास करके जितना भी वोटिंग राइट्स है वो सब लोगों के हाथ में मिलना चाहिए, जिसे हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के रूप में पहचानते हैं। ये 3-4 पॉइंट के ऊपर हम लोग को ये फरवरी रिवॉल्यूशन जो पेट्रोग्राड के अंदर होता है उसके बारे में हमको नॉलेज मिलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो रशिया के अंदर मिलने की शुरुआत होती है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की जो कंडीशन है, ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कैसे उभर के आया, तो इसमें बेसिकली रशिया की क्रांति की आपको कहानी मिलेगी। और इसी के कारण हिस्टोरियंस ने कहा है कि पेट्रोग्राड नाम की जो जगह है उसने ये फरवरी रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी, जहां पे रशिया की जो मोनार्की है उसको ध्वस्त कर दिया जाता है 1917 के अंदर। अब देखिए, बात आगे चलती है। एनसीईआरटी के अंदर 2-3 चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। पहला पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर समझाया हुआ है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द फरवरी रिवॉल्यूशन। याद रखेगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द रशियन रिवॉल्यूशन, इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देगा। यूपीएससी विल आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो फिर आपको यहां से पॉइंट पता होना चाहिए कि कैसे कैसे लिखोगे साहब। ठीक है, अब वुमेन इन फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या था, इसके बारे में हम लोग को एक आर्टिकल मिलता है जो 2002 के अंदर लिखा था। चॉय चैटर्जी बेसिकली जो ऑथर है, और उन्होंने सेलिब्रेटिंग वुमेन नाम का एक आर्टिकल लिखा था, उसके द्वारा उन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है,
अब कहानी क्या है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। एनसीईआरटी इसके बारे में क्या क्या चीजें कहती है डायरेक्टली इसी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे और एनसीईआरटी के थ्रू ही उसको डायरेक्टली एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में ये क्या क्या लिखे गया है, तो लिखा गया है वुमेन वर्कर्स ऑफन इंस्पायर्ड देयर मेल को वर्कर्स, मतलब बेसिकली जो स्त्री वहां पे जो काम करने वाली जो स्त्री हुआ करती थी अपने पुरुषों को, अपने जो मेल को वर्कर्स थे उनके साथ काम करने वाले लोग थे, पुरुष थे, उनको मोटिवेट करती थी। एक एग्जाम्पल दिया गया है एक इंस्टीट्यूशन का जिसका नाम है लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री, जहां पे एक लेडी का नाम लिखा गया है जिसका नाम है मार्फा वसीलेवा। ये मार्फा वसीलेवा के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली रशिया के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया था। अब आप समझने की कोशिश करिए कि मार्फा वसीलेवा माइट हैव मोटिवेटेड हर को वर्कर्स, उनको कहा होगा कि हमको आगे जाना है, इस तरह से काम करना है और इसके लिए उनको इस तरह से कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो वी फाइंड कि 1922 के अंदर या 1917 के अंदर, मैंने आपको 22 फरवरी के बारे में बताया था और 22 फरवरी जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में फिर लेटर ऑन इन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू किया, वहां पे इन्होंने क्या किया कि सेलिब्रेशन के रूप में इन्होंने जितने भी अपने मेल को वर्कर्स थे उन सबको बेसिकली रेड बोस दिए, तो वो है ना टाई का बो होता है वैसा देने की कोशिश की। मार्फा वसीलेवा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि शी वॉज अ मिलिंग मशीन ऑपरेटर हु स्टॉप द वर्क एंड डिक्लेयर्ड एन इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक। वो बेसिकली वहां पे काम करने गई थी, काम करते करते अचानक ही एक उठी गई और उठने के बाद बोला कि हड़ताल हो गई है। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जनरली हड़ताल आपने देखा होगा कि पहले प्लानिंग किया जाता है, लोगों का सपोर्ट लिया जाता है, लोगों को बोला जाता है कि कल हम लोग स्ट्राइक करने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़िएगा, एंड मूवमेंट के ऊपर धोखा मत दीजिएगा। यहाँ रशिया की कंडीशन इतनी खराब थी कि इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक होती। इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि लोग इतने कंटाल गए थे, लोग इतने नाराज हो गए थे कि यहाँ पे पब्लिक का जो पेशेंस था वो आंसर दे चुका था, और पब्लिक का पेशेंस जब आंसर देता है तो सिचुएशन आपकी खराब हो ही जाती है। ठीक है साहब, है ना। तो वी फाइंड कि ये इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक करती है और वर्कर्स जो थे वहां पे जो उसके साथ काम करने वाले थे वो तो सबके सब तैयारी थे। तो वी फाइंड द वर्कर्स वर रेडी टू सपोर्ट हर, कहा कि मैडम जी तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ है। फॉरमैन जो वहां पे बेसिकली मशीन चला रहा था उसने कह दिया कि भाई देखिए हमारी एक लेडी है स्ट्राइक कर रही है। अब लेडी स्ट्राइक कर रही थी तो मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये लेडी को हम लोग है ना क्या करेंगे, काइंड ऑफ एक गिफ्ट विफ्ट दे देंगे, लॉलीपॉप दे देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो मार्फा वसीलेवा करके जो लेडी है उनको एक ब्रेड का टुकड़ा दे दिया, लोफ ऑफ ब्रेड। पहले क्या था कि ब्रेड है ना टुकड़ों में काट के नहीं आती थी, यूरोप में आज की तारीख में भी देखोगे तो ब्रेड लोफ में आती है, अब घर पे आके ही काटते हैं सब लोग, है ना। तो इनको लग रहा था कि ये बहन जी स्ट्राइक कर रही है, उसके पीछे का कारण ये है कि उनको पास का ब्रेड का टुकड़ा नहीं होगा साहब। ये लेडी ने मना कर दिया है, इसने कहा कि भाई देखिए मैं ब्रेड तो ले लूंगी पर मैं काम करने नहीं जाऊंगी, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं ब्रेड तो ले लूंगी, मैं काम करने नहीं जाऊंगी। उसके जो ओनर था, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने पूछा कि बहन जी हमने आपकी डिमांड तो फुलफिल कर दी, आप क्यों काम करने नहीं जाओगी। तो वो कहती है कि आई कैन नॉट बी द ओनली वन हु इज सेटिस्फाइड व्हेन द अदर्स आर हंग्री। मैं एकमात्र ऐसी कोई स्त्री नहीं हो सकती कि जब मेरे साथीगण भूखे रह रहे हो और मुझे ब्रेड का टुकड़ा देके आपने इस तरह से है ना लॉलीपॉप देने की कोशिश की हो। इन दिस सिचुएशन वुमेन वर्कर्स फ्रॉम द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गैदर्ड अराउंड मार्फा इन सपोर्ट and gradually all other women is working. Since the men down their tools as well, the entire crowd rush onto the street. This is very interesting. आप समझिए कि कैसे वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है, कैसे वुमेन एक दूसरे को मोटिवेट करती है, कैसे एक लेडी जिसको सरकार या उस टाइम पे जो मैनेजमेंट था उसने खरीदने की कोशिश की, उनको एक ब्रेड का टुकड़ा देके ये लेडी ने मना कर दिया। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये क्रांति को अंजाम देती है। आपको लगता है कि क्रांति क्यों होती है, तो क्रांति में क्या है कि लोगों को गुस्सा तो पहले से ही था राजा के सामने। क्रांति को जब हम लोग ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, एक मैक्रो सिनेरियो के अंदर क्रांति को देखा जाता है, तो एक चीज हमको क्लियर कट क्रांति के द्वारा मिल रही है कि शासक जो था या उस टाइम पे जो प्रशासन था उनका, मतलब जो मैनेजमेंट हुआ करता था, ये मैनेजमेंट उस टाइम पे अपनी है ना वो बुलिंग टेक्निक यूज करता है। कभी कभी हम लोग इसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक की टेक्निक, जहां पे एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। ये सब चीजें इन्होंने की, दे ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स, बट इसमें इनको सक्सेस नहीं मिला, समझे आप लोग। ठीक है, तो ये सब पॉइंट से हम लोग इतना पॉइंट तो आराम से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि देखिए शासक की कंडीशंस बहुत खराब थी, और जब शासन पद्धति खराब होती है तो हमको एक चीज देखने को मिली कि यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, अब 1917 में क्रांति हो गई, ये चीज कंफर्म है।
1917 के बाद क्या होगा, उसके बाद की थोड़ी बहुत स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको जो बताया है, पहला पॉइंट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 1917 तक क्या हुआ और 1917 के फरवरी तक क्या होगा, उसको आप समझेंगे। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि 1905 के अंदर क्या होता है, एक घटना हुई जिसे हम लोग कहते हैं ब्लडी संडे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि 1905 के बाद की जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, वो पॉलिटिकल कंडीशंस में 1914 तक आते आते राजा ने वर्ल्ड वॉर वन के अंदर पार्टिसिपेट किया। किसके अंदर किया? वर्ल्ड वॉर वन के अंदर पार्टिसिपेट किया। एंड बाय पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड वॉर वन द किंग वांटेड टू पोर्ट्रे कि देखिए मैं मजबूत बंदा हूं, मैं चाहता हूं कि शासन पद्धति जो है उसमें राष्ट्रवाद आ जाए। ये वर्ल्ड वॉर वन की उसके अंदर हालत खराब हो गई और 1914 से लेके फरवरी 1917 तक आते आते हमको एक चीज बहुत क्लियर कट मिलती है कि राजा के सामने क्रांति हो जाती है साहब। ठीक है, सो बाय दी 1914 वी फाइंड द रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस इन द ईयर 1917 फरवरी। अब रिवॉल्यूशन जब हुआ तो मैंने आपको बताया है कि राजा ने जो पावर है वो किसको दिया है? प्रोविजनल गवर्नमेंट को पावर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां से बात आगे चलेगी। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट आगे क्या करती है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। प्रोविजनल गवर्नमेंट आगे क्या करती है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। 1917 के बाद, मेरा समय या इसको समय को पूरी तरह से समझ जाइएगा, 1917 के बाद की जो स्टोरी है उसको समझाता हो। 1917 के बाद क्या होता है उसको पूरी तरह से देखेंगे। 1917 के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारे चैलेंजेस उस टाइम पे उन लोग को झेलने पड़ रहे थे। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैड टू फेस मल्टीपल चैलेंजेस। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या क्या चैलेंजेस उस टाइम पे फेस करने पड़ रहे थे? तो पहला बड़ा जो चैलेंज उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो फेस करने का आ रहा था वो कौन सा था, याद रखेगा? तो वो था आपका वर्ल्ड वॉर वन से रशिया को हटाना। क्योंकि राजा जो था वो राजा ने वर्ल्ड वॉर वन के अंदर रशिया का अंदर पार्टिसिपेशन कंटिन्यू रखा था। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के कुछ कुछ लीडर्स जो थे वो चाहते थे कि रशिया वर्ल्ड वॉर वन से हट जाए। कुछ कुछ लीडर्स ये थे जो चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर रशिया अभी भी कंटिन्यू रहे। दूसरा प्रॉब्लम जो इन लोग को झेलना आ रहा था वो था पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन रशिया के रूप में जो सुधार लाने हैं वो पूर्ण रूप से लागू करने हैं। और तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि रशिया के अंदर जो सोशलिज्म है, ये सोशलिज्म का मॉडल कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में भी आपकी पूरी स्टोरी चलेगी। ये जो इनिशियल प्रोविजनल गवर्नमेंट चलाई थी, ये इनिशियल प्रोविजनल गवर्नमेंट चलाने वाले जो लोग थे उन्हें हम लोग मेंशेविक्स के रूप में पहचानेंगे। ये वही मेंशेविक्स से जिनका बंटवारा हो चुका था 1903 के आसपास। जब हम लोग बेसिकली जब रशिया के अंदर सोशलिज्म की बात करेंगे तो बाय द ईयर 1903 वी फाइंड द टू ग्रुप्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी, वन विल द बेंशेविक एंड द अदर वन विल द बोल्शेविक। हमने ये पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि दो ग्रुप मिलेंगे, एक मेंशेविक मिलेगा, एक बोल्शेविक मिलेगा। ये जो मेंशेविक थे जो हम लोग सोशल डेमोक्रेसी के रूप में पहचानते हैं या सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के रूप में हम लोग इनको पहचानते हैं, इन लोग के हाथ में सत्ता आई थी। द मेंशेविक्स वर कंट्रोलिंग रशिया। अब सिचुएशन क्या होती है कि 1917 में मेंशेविक ने पावर तो ले लिया पर 1917 में मेंशेविक पावर को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। दे वोंट बी एबल टू स्टेबिलाईज देयर गवर्नमेंट। क्यों नहीं स्टेबिलाईज कर पाएंगे? क्योंकि स्टेबिलाईजेशन प्रैक्टिकली उस टाइम पे पॉसिबल नहीं लग रहा था। प्रैक्टिकली नहीं लग रहा था, उसके पीछे का एक कारण क्या था? तो उसके पीछे का एक फंडामेंटल कारण हमको यही मिलेगा कि मेंशेविक की गवर्नमेंट जब रूल कर रही थी, किसकी गवर्नमेंट? मेंशेविक की गवर्नमेंट जब रूल कर रही थी तो मेंशेविक के गवर्नमेंट के कंटेम्प्रेरी टाइम के ऊपर उनके सामने भी बगावत शुरू हो जाती है साहब। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम लोग रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो 1917 के बाद जो फरवरी महीने के अंदर जो सरकार बनती है, ये सरकार के अंदर कुछ कुछ लोगों ने पावर को कैप्चर कर दिया था। ये पावर को कैप्चर करने वाले लोग थे, आर्मी के ऑफिशियल्स थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लिया और इन्होंने कहा कि हम शासन चलाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको देखने को मिलती है कि रशिया के अंदर जो सोशलिस्ट फोर्सेस हुआ करती थी, ये सोशलिस्ट फोर्सेस और लिबरल्स, जिसे हम लोग उदारवादी ताकतों के रूप में पहचानते हैं, ये चाहते थे कि रशिया में इलेक्शंस हो और इलेक्शंस किसके बेसिस के ऊपर हो कि आपके एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर हो या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के ऊपर हो कि 18 ईयर से ऊपर जो भी बंदा है उसको बेसिकली वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए।
ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब कहानी क्या है? कहानी ये है साहब कि रशिया के अंदर आपकी जो इनिशियल गवर्नमेंट थी, जिसे हम लोग मेंशेविक के रूप में पहचानते हैं, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो इलीट क्लास ऑफ पीपल के रूप में हमको मिलेंगे। किसके रूप में मिलेंगे? इलीट क्लास ऑफ पीपल मिलेंगे। ये वैसे लोग थे जो कुलीन वर्ग के लोग थे। ये वैसी ताकतें थी जिसका मानना था कि भाई शासन हमारे हाथ में ही रहना चाहिए। ये वैसी ताकतें हमको मिलेगी जो मूलभूत रूप से ये कहती है कि देखिए, जो पूरी की पूरी आपकी जो सिचुएशन है वो अभी इनफैक्ट इलेक्शंस के फेवर में नहीं है। अब रशिया अब राजाशाही से हट चुका था। रशिया इज ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आई वुड से प्रोविजनल गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था। अब जब डेमोक्रेसी में उस टाइम पे ये लोग जा रहे थे तो हमको एक चीज बहुत क्लियर कट मिल रही है कि जो पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस के ऊपर राजा ने बैन लगा के रखा था, ये बैन पूर्ण रूप से रशिया के अंदर से हटा दिया गया। मतलब ये है कि अब रशिया में पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगी। समझ में आया आपको? तो व्हाट डू वी फाइंड कि पॉलिटिकल एक्टिविटी रशिया के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ती है। अब जब पॉलिटिकल एक्टिविटी रशिया में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगी, व्हेनेवर द पॉलिटिकल एक्टिविटी इन रशिया विल बी इंक्रीज्ड, जब पॉलिटिकल एक्टिविटी रशिया में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ती है, तो लोगों ने मेंशेविक गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोमिसेस की गई थी उसको बेसिकली इन्होंने टटोरना शुरू किया और कहा कि देखो, मेंशेविक सरकार जो है पब्लिक की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर रही है। जैसे पब्लिक की एक डिमांड हुआ करती थी वर्ल्ड वॉर 1 से आपका बाहर निकलना। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पब्लिक की डिमांड ये थी, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए एजिटेशन किया था रशिया में सबसे पहले, वो डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा रशिया का इलेक्शंस होना और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, सबको वोटिंग राइट्स देना, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करना रशिया के अंदर। ये जितनी भी सिचुएशन हम लोग रशिया के अंदर देखते हैं वो रशिया के अंदर फॉलो नहीं हो रही थी। और इसी के कारण हमको क्या देखने को मिल रहा है कि रशिया में एक काउंसिल तो बन गया जिसने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। इसको सोवियत कहते हैं। सोवियत बेसिकली इज अ वर्ड फॉर द काउंसिल। और ये जो पेट्रोगार्ड सोवियत जो बेसिकली एक गवर्नमेंट बन के आती है, ये पेट्रोगार्ड सोवियत जो बन के आया, वहां पे कहीं पे इलेक्शन की जो पद्धति है उसको फॉलो नहीं किया गया था। मतलब यह है कि पूरे रशिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए, थोड़े बहुत लोगों के हाथ में सत्ता आई, राजा चला गया, बट हमको एक चीज बहुत क्लियर कट देखने को मिल रही है कि रशिया की अंदर आपकी क्रांति होने के बाद जो कॉमन मैन था वो कॉमन मैन को पावर अभी तक नहीं दिया था। ऊपर से जो सोशलिस्ट ग्रुपिंग्स के लोग थे, उसमें जो क्रांतिकारी लोग थे, उनको तो सरकार के अंदर भी भाग नहीं दिया गया था। The socialist people, particularly the Bolsheviks, were not included in the government because the Bolsheviks used to think about the revolutionary means. When the Mensheviks captured power, they thought about the evolutionary means and they wanted to confine power once again to few number of people. The Bolsheviks were of the opinion that the Russia should withdraw from the world war, Russia should do a complete overhaul of the economy, and the Bolsheviks were also of the opinion that the Russian people had the real right over the government and they should have the real participation. This is one of the reasons 1917 तक आते आते रशिया में जब क्रांति होती है, व्हेन द रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, रशिया की क्रांति के बाद सिचुएशन बहुत काबू के बाहर चली जाएगी। और 1917 के बाद जैसे जैसे समय आगे गया, वो समय के बाद हमको देखने को मिलता है कि मेंशेविक सरकार ने तो अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट बना तो दी, पर ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो मेंशेविक फोर्सेस बनाते हैं, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। और इश्यू जो क्रिएट करने वाली जो ताकत थी वो थे बोल्शेविक फोर्सेस। ये वही बोल्शेविक फोर्सेस है जो क्रांति के द्वारा रशिया के अंदर अपनी सरकार की स्थापना की कोशिश कर रहे थे। और ये बोल्शेविक फोर्सेस का लीडर हुआ करता था व्लादिमीर लेनिन। नाम सुना होगा, लेनिन का रसिया। नाम सुना है कि नहीं सुना आपने? स्टालिन, लेनिन, ये एक से एक डिक्टेटर्स होते हैं जो रशिया के ऊपर शासन करते हैं। व्लादिमीर लेनिन पहले जब राजा के सामने उसने विद्रोह करने का प्लान किया था तो राजा ने उसको पकड़ने की धमकी दे दी और व्लादिमीर लेनिन बेसिकली पहले ना रशिया के बाहर भाग जाता है। ही गोज आउटसाइड रशिया। लेटर ऑन जब उसको पता चला कि अब राजा हट गया है, रशिया के अंदर मोनार्की हट चुकी है, जार डायनेस्टी खड्डे में चली गई है, तो उसके बाद व्लादिमीर लेनिन ने डिसाइड किया कि नो, आई विल कम बैक एंड आई विल कैप्चर पावर, आई विल मेक श्योर दैट द रशियन पीपल शुड बी हैविंग द राइट्स ओवर द रिसोर्सेज। तो इस तरह से बोल्शेविक पावर के ऊपर अब आने की स्ट्रगल कर रहे हैं।
1917 के अप्रैल महीने तक आते आते बाय द ईयर अप्रैल 1917 द मेंशेविक एंड द बोल्शेविक्स वर कंटिन्यूअसली फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स द मेंशेविक एंड द बोल्शेविक्स वर कंटिन्यूअसली फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स द मेंशेविक्स वर फाइटिंग बेसिकली बिकॉज दे वर कैप्चरिंग द गवर्नमेंट बोल्शेविक्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द मेंशेविक्स आर रॉन्ग। 2-3 पॉइंट के ऊपर इनकी सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, वो थी वॉर की कॉन्फ्लिक्ट। क्यों था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर मेंशेविक जो है इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग हट जाएंगे, वर्ल्ड वॉर 1 से हम लोग हमारा विड्रॉ कर देंगे। इतने सारे सैनिक मारे जाने के बावजूद भी हमको एक चीज बहुत क्लियर कट मिल रही है। वो चीज हमको यही देखने को मिल रही है कि आपकी जो रशिया की इमीडिएट गवर्नमेंट थी, ये इमीडिएट गवर्नमेंट अभी भी वर्ल्ड वॉर से हटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इनको लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर के द्वारा वो अपनी शासन पद्धति को मजबूत कर पाएंगे। उनको लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर के द्वारा वो अपनी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सब सिचुएशन में हमको एक क्लियर कट देखने को चीजें मिल रही है कि आपके जो सोवियत थे, जिसे हम लोग बोल्शेविक्स के रूप में पहचानते हैं, इन्होंने मेंशेविक के सामने पूर्ण रूप से हमको क्या देखने को मिलता है, क्रांति डालने की कोशिश की। लेनिन नाम का लीडर उभर के आया। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये लेनिन ने आके लोगों को मोटिवेट किया और क्या कहा कि अगर मेंशेविक सरकार रिफॉर्म्स नहीं करती है तो हम लोग हमारे हिसाब से रिफॉर्म्स करने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन लेनिन स्टार्टेड डिमांडिंग रिफॉर्म्स। लेनिन ने क्या किया? रिफॉर्म्स को डिमांड करना शुरू किया। अब लेनिन ने बेसिकली क्या क्या रिफॉर्म्स की बात की है, 3 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। लेनिन ने तात्कालिक सरकार को कहा कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हम लोग को क्लोजिंग करना पड़ेगा। क्लोजिंग करने का मतलब यह है कि अगर वर्ल्ड वॉर 1 फाइट भी हो रही है तो वो होने दो बिटवीन जर्मनी, फ्रांस, जहां पे जिनकी लड़ाई हो रही है। रशिया शुड विड्रॉ फ्रॉम दी वर्ल्ड वॉर 1। अब क्या लेनिन की ये डिमांड जायज थी कि नहीं थी? अगर आप समझने की कोशिश करोगे, लेनिन की डिमांड बहुत ही क्लियर कट जायज थी, क्योंकि लेनिन ये चीज समझ चुका था कि इस रात की सुबह नहीं होगी। अगर युद्ध खत्म नहीं होगा तो रशिया आर्थिक रूप से और बेहाल हो जाएगा। इकोनॉमिकली रशिया विल बिकम वेरी बैड। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि रशिया हैज ऑलरेडी लॉस्ट सो मेनी थिंग्स एज ऑफ नाउ। मतलब 3-4 साल के अंदर, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से लेके अगर आप समझोगे तो रशिया ने बहुत सारी चीजें गंवा चुका था। तो लेनिन का यही मानना था कि यार रशिया सब कुछ गंवा चुका है, तो देयर इज नो पॉइंट कि हम लोग है ना इसके अंदर वर्ल्ड वॉर के अंदर कंटिन्यू करें। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेनिन क्या कहता है? लैंड हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। हमारे जो किसान हैं उनके हाथ में जमीन की मालिकी होनी चाहिए। अब आप देखिए, मेंशेविक लोग थे, उसमें से बड़े बड़े जमींदार भी थे, उसमें बहुत सारे इलीट क्लास के लोग थे। क्या आपको लगता है कि ये लोग बेसिकली लैंड ट्रांसफर करके देंगे? तीसरा लेनिन ने प्रश्न उठाया, वो था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। जैसे भारत के अंदर 1969 के अंदर और 1980 के अंदर नेशनलाइजेशन हुआ, वैसा ही नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का कंसेप्ट आपके लेनिन के द्वारा उठाया जाएगा, जहां लेनिन रशिया के लोगों को कहता है कि देखिए, अगर आपको बोल्शेविक के हाथ में पावर नहीं आता है या मेंशेविक लोग अगर सत्ता में रहते हैं, तो मेंशेविक लोग को पहले तात्कालिक रूप में ये 3 चीजें करनी पड़ेगी। वर्ल्ड वॉर को खत्म करना है, लैंड रिफॉर्म्स को इनिशिएट करना है और बैंकों को नेशनलाइज करना है। अब ये 3 चीजों के कारण लेनिन की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बोलो भाई, ये 3 चीज अगर लेनिन करेगा तो क्या इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी कि कम होगी? आप ही समझ के बताओ और आप ही समझा के बताओ कि व्हेन लेनिन विल बी गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, जब ये डिमांड भी कर रहा है तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है लेनिन की पॉपुलैरिटी? आप ही देखिए, लेनिन की पॉपुलैरिटी बढ़ने के पीछे का एक कारण ये था कि लेनिन ने ये पॉइंट जो भी उठाए थे वो पब्लिक के लिए उठाए थे। किसानों को अगर अपने जमीन के ऊपर अधिकार मिलते हैं, वो ओनरशिप राइट्स मिलते हैं, तो उसमें किसानों को सिक्योरिटी दी गई है। द फार्मर्स हैव बीन गिवन द सिक्योरिटी, एंड बिकॉज द फार्मर्स हैव बीन गिवन द सिक्योरिटी, वी कैन डेफिनेटली से कि द फार्मर्स विल फील गुड अबाउट दिस। फार्मर्स को लगेगा कि नहीं भाई, अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। लेनिन ने कहा कि बैंकों को नेशनलाइज किया जाना चाहिए। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का कहानी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये तो रशियन मासेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रशिया में उस टाइम पे लिमिटेड प्राइवेट बैंक्स थी। ये प्राइवेट बैंक्स लोगों का बहुत शोषण कर रही थी, क्योंकि बहुत ही ऊंचे ब्याज दर हुआ करते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर से रशिया को विड्रॉ कराना, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, छोटा बच्चा को भी समझ में आता है कि हर बार युद्ध करने से कुछ नहीं होगा, युद्ध का कोई सॉल्यूशन नहीं है।
लेनिन ने ये तीनों की तीनों डिमांड अप्रैल महीने के अंदर रखी थी। इसके लिए उसको अप्रैल थीसिस के रूप में पहचाना गया। क्या कहा गया है? अप्रैल थीसिस के रूप में पहचाना गया। लेनिन ने बहुत ही रेडिकल अपने रिफॉर्म्स को प्रपोज किया और लोगों को कहा कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। हमने राजा को तो हटा दिया। अब देखिए रशिया के अंदर क्या हो रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। रशिया के अंदर अब बेसिकली राजाशाही तो हट चुकी है। उनकी जो टेम्पररी गवर्नमेंट बन के आई है, ये टेम्पररी गवर्नमेंट 1917 के अंदर बन के आने के बाद भी हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, जिसको चलाने वाले लोग लीडर्स थे, वो मेंशेविक करके ग्रुप हुआ करता था। ये मेंशेविक ग्रुप के जो लोग थे, उनके सामने हमको दूसरा ग्रुप मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं बोल्शेविक ग्रुप। और बोल्शेविक ग्रुप का जो लीडर था, जहां पे आपको लेनिन करके इनका लीडर मिलेगा, व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि भाई देखिए, हमारी ये डिमांड से आपको माननी पड़ेगी। ये 3 डिमांड लेनिन की जो थी, वो वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ करना, उसको क्लोज कर देना, उसको एंड कर देना। दूसरा था ओनरशिप राइट्स लैंड के फार्मर्स को देना, ओनरशिप टू फार्मर्स, लैंड राइट्स आप फार्मर्स को देने की कोशिश करोगे। और उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की, वर्ल्ड वॉर 1 ओनरशिप राइट्स टू फार्मर। और साथों साथ जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, द थर्ड पॉइंट दैट आई हैड टॉक्ड अबाउट वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड प्रॉपर्टी, जहां पे आप नेशनलाइजेशन कर दो। ये 3 पॉइंट के बाद लेनिन ने इनफैक्ट अपने अप्रैल 1917 के अंदर ये पॉइंट रखे थे। इसके लिए उसको अप्रैल थीसिस के रूप में भी पहचाना गया। दिस इज नोन एज द अप्रैल थीसिस। और लेनिन ने कहा कि देखो, हमारी ये मांगे हैं, ये सबको माननी पड़ेगी। 1917 के अंदर अप्रैल थीसिस के बाद लेनिन ने बोल्शेविक का नाम जो है, वो नाम चेंज करने के साथ साथ कहा कि अब हम लोग कम्युनिस्ट के रूप में पहचाने जाएंगे। किसके रूप में पहचाने जाएंगे? कम्युनिस्ट ग्रुप के रूप में पहचाने जाएंगे। और इस प्रकार की जो रिफॉर्म्स है, ये बहुत ही रेडिकल रिफॉर्म्स के रूप में पहचाने गए, जहां लेनिन ने कहा कि अभी का अभी ये आपको करना पड़ेगा। तो आपने एक पिक्चर देखा होगा, सिंघम। ये सिंघम पिक्चर के अंदर जब इंस्पेक्टर होता है अपना अजय देवगन, वो जयकांत छिकरे को कहता है कि अभी के अभी बुला के आओ, ये चीज अभी के अभी करके आओ। लेनिन ने भी जब रशिया के अंदर क्रांति होती है, तो लेनिन ने यही कहा कि अभी का अभी हमको ये चीज चाहिए, इमीडिएटली वी वांट दिस काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, आपको करके ही देने पड़ेंगे। मेंशेविक ग्रुप उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो इसके मेन लीडर्स कौन थे? बैंकर्स थे। इसके मेन लीडर्स कौन थे? आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इसके मेन लीडर्स अगर आप समझने की कोशिश करोगे कौन मिलेंगे? आर्मी के ऑफिशियल्स हुआ करते थे। ये सब के सब लोग ने सरकारें बनाई थी साहब, दे वर रनिंग द गवर्नमेंट एट दैट टाइम। अब इन दिस सिचुएशन 1917 में फरवरी के अंदर इनकी सरकार बनी है। समय धीरे धीरे आगे गया है और अक्टूबर 1917 तक आते आते व्लादिमीर लेनिन रशिया के अंदर फिर से एक दूसरी क्रांति कराएगा, जिसे हम लोग कहते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द अक्टूबर रिवॉल्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन कैसे चलता है, और अक्टूबर रिवॉल्यूशन का जो पूरा बैकग्राउंड है वो किस तरह से आगे चलता है साहब। ठीक है ना? तो इन दिस सिचुएशन हमको क्या क्या चीजें देखने को मिली? हमको बहुत क्लियर कट कंडीशंस देखने को मिल रही है कि रशिया के अंदर लेनिन का पावर के ऊपर आना अब लाजमी हो चुका था। लेनिन ने कहा कि बोल्शेविक पार्टी अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में पहचाने और अपने जो रेडिकल एम से उसको फुलफिल करने की तरफ चले जाए। इवन लेनिन के अंदर कुछ कुछ लोग थे, वो भी सरप्राइज हो चुके थे कि ये बंदा इतना कट्टरवादी क्यों हो चुका है, क्योंकि उनका मानना यह था कि दिस वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन एंड रशिया के अंदर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको मदद करनी चाहिए, उसके सामने हमको विद्रोह भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहानी ये चलती है कि धीरे 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 जैसे समय आगे चला गया, लेनिन के सपोर्ट में उसके सपोर्टर्स बढ़ जाते हैं और समर के बाद हमको देखने को मिलता है कि रशिया के अंदर वर्कर मूवमेंट बहुत बड़ी मात्रा में स्प्रेड हो गया। तो फरवरी 1917 के बाद कंडीशन अब खराब हो रही है और रशिया में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट अब सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं कर पाएगी। 1917 के फरवरी के बाद क्या होता है, तो पहला पॉइंट आपको मिलेगा वो है राइज ऑफ लेनिन। लेनिन का उद्भव कैसे हुआ, ये पॉइंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेनिन का कैसे ग्रोथ होता है इन रशिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिलेगा कि अब सोशलिज्म का बढ़ावा होगा और रशिया के अंदर जो ट्रेड यूनियंस है, जो आपके मजदूरों के जो वर्ग थे, वर्कर्स यूनियन थे,
ये सब के सब डिमांड करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी पॉपुलर होती है और इनका मास बेस काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। अब कोई भी चीज़ का जब मास बेस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमको एक चीज़ें समझ में आती है कि अब वहाँ पे वो जो सुपीरियर अथॉरिटी थी, जो रूलिंग अथॉरिटी थी, उसके सामने पत्थर मारने की शुरुआत करेंगे। रशिया के अंदर भी यही हुआ कि इंडस्ट्रियल एरिया जो थे वहाँ पे छोटी-मोटी फैक्ट्री कमिटीज़ बनने की शुरुआत हो जाती है। ये फैक्ट्री कमिटीज़ बेसिकली वर्कर्स के द्वारा बनाई गई थी और ये वर्कर्स ने इकट्ठा करके अपने राइट्स की डिमांड करने की शुरुआत की। ये फैक्ट्री कमेटी के लोग थे जिन्होंने अपने मालिकों के सामने कहा और मालिकों को और अपने इंडस्ट्रीज के ओनर्स को बताया कि देखिए आप किस तरह से फैक्ट्री चलाते हो। अब देखिए इंडस्ट्रीज के ओनर की कंडीशन क्या थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडस्ट्रीज के ओनर जो थे वो बहुत प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करते थे। ये इंडस्ट्रीज की जब हम लोग बात करेंगे व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्रीज, तो ये इंडस्ट्रीज की जो हम लोग एक कंडीशंस के रूप में अब लोग देखते हैं, तो इंडस्ट्रीज के जो मालिक वर्ग था उन्होंने बहुत सारे लोगों का शोषण भी किया था, तो वर्कर्स ने बेसिकली क्वेश्चन किया। दूसरा हमको देखने को मिलेगा ट्रेड यूनियंस बनने की शुरुआत होती है। ये ट्रेड यूनियंस ने भी अलग अलग प्रकार के अपने रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल राइट्स, इन सब की मांग करनी शुरुआत की और इन्होंने भी कहा कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के आंदोलन, इस प्रकार के है ना सुझाव और आपके बदलाव होने की शुरुआत होती है। बहुत सारे आर्मी के रीजन्स के अंदर आपको अलग अलग प्रकार की सोल्जर्स की कमिटी मिलेगी। ये सोल्जर्स की कमिटी जो है ये भी बेसिकली सैनिकों के अंदर जो भेदभाव हो रहा था उनको लेके भी मांग करने की शुरुआत करती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि करीबन 500 के आसपास सोवियत रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो रशिया की एक कांग्रेस के अंदर इकट्ठे होते हैं। वी सी की रशिया के अंदर एक पैरेलल बॉडी बनने की शुरुआत हो रही है। जो लोग कह रहे हैं कि अब हमको रिफॉर्म्स चाहिए। अब इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को लग रहा था कि रशिया के अंदर उनका पावर रिड्यूस हो रहा है और बोल्शेविक इन्फ्लुएंस अब रशिया के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक को सपोर्ट करने वाले लोग कौन थे? बोल्शेविक। हड़ताल को आगे चलाने वाले लोग कौन थे? बोल्शेविक। ट्रेड यूनियन, सोल्जर्स कमिटी को मोटिवेट करने वाले लोग कौन थे? बोल्शेविक्स। तो ये सब सिचुएशंस में हमको क्या मिल रहा है? बोल्शेविक लोगों ने सब जगह पे तांडव मचाया। बोल्शेविक लोगों ने बहुत क्लियर कट अपना ओपिनियन देते हुए रशिया की पब्लिक को मोटिवेट करते हुए और उनको समझाया कि देखो भाई साहब, आपको रिफॉर्म्स करने होंगे, आपको सुधार करने होंगे। जब तक आप सुधार नहीं करोगे तब तक बंटाधार हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो 500 से ज्यादा सोवियत रिप्रेजेंटेटिव का इकट्ठा होना ऑल इंडियन रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के अंदर, ये सब चीजें दर्शाता है कि कैसे रशिया के अंदर पॉपुलैरिटी जो है बोल्शेविक्स की बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे हड़ताल की है उन सबको हम लोग दबाएंगे, क्योंकि ये लोग ने हमारे सामने विद्रोह करने का प्लान किया है। ऑन वन साइड द मेंशेविक्स वर ट्राइंग टू सप्रेस, ऑन द अदर साइड वी फाइंड द बोल्शेविक्स वर मोटिवेटिंग पीपल। गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेसिकली फैक्ट्री के ओनर्स से, जिनके द्वारा फैक्ट्री के वर्कर्स से, जो लोग अलग अलग फैक्ट्रीज को चलाते थे अपने खुद के दम के ऊपर, उनको अरेस्ट किया, उनके लीडर्स को अरेस्ट किया। एंड मेनी ऑफ द बोल्शेविक्स जो उस टाइम पे 1917 के अंदर जुलाई महीने के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको रिप्रेस किया जाता है। एंड मेनी ऑफ द बोल्शेविक्स हैड टू गो इनटू द हाइडिंग, या ये लोग भाग जाते हैं क्योंकि बोल्शेविक के सामने सरकार ने एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं कि आंदोलन शुरू किया था कि भाई इनको भगाओ। जब तक बोल्शेविक रशिया के अंदर रहेंगे, मेंशेविक लोगों का जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा साहब। ठीक है? तो वी सी कि रशिया की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है और रशिया की सिचुएशन खराब होने के कारण हमको एक चीज बहुत क्लियर कट मिल रही है कि बोल्शेविक लोग हैं अब पीछे बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएंगे। बहुत सारे बोल्शेविक लोग हैं वो भाग जाते हैं। बहुत सारे बोल्शेविक अगर आप समझोगे तो कंट्री साइड के ऊपर चले जाएंगे और हमको देखने को मिलता है कि ये जब कंट्री साइड, मतलब ये लोग बेसिकली जहाँ पे फार्मर्स जहाँ पे रहते थे वो सब रीजन में चले जाते हैं, तो वहां पे जाके इन्होंने फार्मर्स को कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जमीन का अधिकार हम तुमको देंगे। इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि देयर वर मेनी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स, there were many socialist revolutionary leaders who were supporting the farmers agitation in Russia, and many of them started the land committees। ये लैंड कमिटी के द्वारा जो पीजेंट्स हुआ करते थे, ये पीजेंट को लैंड राइट देने की बात की जाती है। मतलब आप समझने की कोशिश करोगे
तो रशिया के अंदर एक सिचुएशन क्लियर कट हो चुकी थी कि आपके जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लोग थे, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ने रशिया के अंदर पीजेंट मोबिलाइजेशन बहुत बड़ी मात्रा में कर दिया था। और जब पीजेंट मोबिलाइजेशन जब बड़ी मात्रा में हो रहा था, जुलाई महीने के कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर ही हमको देखने को मिल रहा है कि वहां पे बोल्शेविक लोग सिटीज के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, बोल्शेविक लोग सिटी में आंदोलन कर रहे हैं, ग्रामीण विस्तार के अंदर आपका पीजेंट मोबिलाइजेशन हो रहा है। सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी। व्लादिमीर लेनिन ने अपनी पब्लिक को मोटिवेट करते हुए कहा कि अब ये बहुत हो चुका है, नाउ दिस इज टू मच, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर पाएगी। अक्टूबर 1917 का टाइम था और अक्टूबर 1917 में 24 अक्टूबर के दिन बोल्शेविक लोगों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया। ये विद्रोह के बाद हमको देखने को मिलता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। तो रशिया में दो क्रांति होती है। पहली होती है मार्च या फरवरी रिवॉल्यूशन, फरवरी या मार्च 1917 में, जब राजा ने इनफैक्ट सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट को दे दी, पर ये प्रोविजनल गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर पाई और इसी के कारण अक्टूबर 1917 के अंदर जो आपके प्रोविजनल गवर्नमेंट हुआ करती थी, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सत्ता जो है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो सत्ता है वो बेसिकली किसके सामने लड़ाई होती है, बोल्शेविक के सामने लड़ाई होती है। ये बोल्शेविक ग्रुप का ही लीडर आपका लेनिन हुआ करता था और यही लेनिन आखिर के अंदर इवेंचुअली रशिया को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये जो सिचुएशन है रशिया में बनी है, आपको इतना पॉइंट होपफुली पहले समझ में आ गया। के अंदर 1917 में जो रशिया में सिचुएशन बनी है वो क्या बनती है, और रशिया में 1917 का जो रिवॉल्यूशन था, ये रिवॉल्यूशन में किस तरह की चीजें होती हैं, और ये रिवॉल्यूशन के भाग के रूप में सितंबर अक्टूबर तक आते आते कैसे लेनिन पावर के ऊपर आता है, ये पूरी की पूरी स्टोरी अब हम लोग आगे के ये जो आगे की स्लाइड है उसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि 1917 में जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ, 1917 के अंदर जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद आगे क्या होता है। अब देखने की कोशिश करो एनसीईआरटी क्या लिखता है। एनसीईआरटी लिखता है कि एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, लेनिन फियर्ड दैट द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। लेनिन को डर लग रहा था कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इसने कोई भी रिफॉर्म्स नहीं किए हैं और प्रोविजनल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से पावर को अपने हाथ में ले लिया है और पावर के साथ साथ आप डिक्टेटर बनोगे, ये सब चीजों के बारे में इन्होंने लिखा है साहब, ठीक है। इसी के कारण सितंबर के अंदर ही उसने अपने लोगों के साथ मिलके सरकार के सामने एक अपराइजिंग को प्लान करने की शुरुआत की। इन सितंबर ही बिगन डिस्कसिंग फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ही स्टार्टेड कि भाई अब सरकार के सामने मुझे पढ़ना पड़ेगा। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत एंड द फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। जितने भी लोग जो बोल्शेविक को सपोर्ट कर रहे थे उन सबको इकट्ठा किया गया लेनिन के द्वारा, और लेनिन ने इन सबको कहा कि देखो भाई हमको लड़ाई करनी है, देखो भाई हमको विद्रोह करना है, देखो भाई हमको देखना है कि ये जितने भी लोग हैं साहब इन सबको कैसे भी करके हम लोग इकट्ठा करेंगे और राजा के सामने विद्रोह करा देंगे। ऑन अक्टूबर 16, 1917, 16 अक्टूबर 1917 के दिन लेनिन परसुएडेड द पेट्रोगार्ड सोवियत, जो उस टाइम पे सोवियत के अंदर चलाने वाले लोग थे, और बेसिकली जो बोल्शेविक पार्टी है, ये बोल्शेविक पार्टी ने उस तरह से पावर को कैप्चर कर दिया। सो वी फाइंड कि लेनिन ने पूरी तरह से, हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जो सोवियत हुआ करती थी, उनकी जो काउंसिल हुआ करती थी, उनको कहा कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तुम सत्ता दे दो, प्रोविजनल गवर्नमेंट से निकल जाओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इस तरह से हम लोग जब क्रांति की बात करते हैं तो क्रांति के अंतर्गत हमको देखने को मिल रहा है कि पीछे जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड के अंदर लेनिन ने पूर्ण रूप से सरकार अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। ये वही लेनिन था जिसके एक और मेंबर हुआ करते थे लियोन ट्रॉट्स्की। ये ट्रॉट्स्की ने एक और कमिटी बनाई जिसका नाम है मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी। ये मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी को बोला जाता है कि तुम अब रिवॉल्ट के लिए भागीदार लेना और मैं कहूंगा उस दिन रिवॉल्ट कराना। 24 अक्टूबर के दिन ये रिवॉल्ट होता है और ये रिवॉल्ट के दौरान जब उनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, जिनका नाम था केरेंस्की, ये केरेंस्की को पता चल गया कि भाई साहब मेरी मौत आ जाएगी। ये केरेंस्की बेसिकली सिटी चला जाता है और सिटी को छोड़ के भाग जाएगा, आर्मी को बुलाने की कोशिश करेगा। बट बाय दैट टाइम वी सी कि रशिया के अंदर जितने भी लोग थे जो बोल्शेविक को सपोर्ट करने वाले लोग थे, ये बोल्शेविक को सपोर्ट करने वाले लोग थे, वो बेसिकली अब पावर के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से ही रशिया के अंदर क्या होता है, वी फाइंड कि अब लड़ाई होने की शुरुआत होती है। लड़ाई क्यों होगी? क्योंकि एक साइड के ऊपर अगर आप देखोगे
तो बोल्शेविक जो जिन्होंने रिवोल्ट किया था, बोल्शेविक जिन्होंने रिवोल्ट किया था वो लोग मिलेंगे। दूसरी साइड के ऊपर आपको मेंशेविक लोग मिलेंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने बेसिकली सरकार चलाने वाले लोग थे। अब मेंशेविक लोग ने उस टाइम पे आर्मी को बुलाया और आर्मी को कहा कि इनको सप्रेस कर दो। बोल्शेविक लोगों ने अपनी तरह से पूरा का पूरा प्लानिंग कर दिया था और इसके कारण रशिया के अंदर 24 अक्टूबर के दिन बोल्शेविक वर्सेस मेंशेविक के बीच में एक बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट होने की शुरुआत होती है। ये जो कन्फ्लिक्ट होती है अक्टूबर महीने के अंदर, इसी को ही हम लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन के रूप में पहचानते हैं। सो वी सी कि धीरे 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 सिचुएशन खराब हो गई। रशिया के अंदर जो मिलिट्री मैन हुआ करते थे, आर्मी के ऑफिशियल से, जो सरकारी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बोल्शेविक लोगों के न्यूज़पेपर और उनकी जो मेन सेंटर्स थे उसके ऊपर कब्जा कर दिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो थे उन्होंने टेलीग्राम और बेसिकली टेलीग्राफ की ऑफिसेस को भी कैप्चर कर दिया, इंक्लूडिंग विंटर पैलेस जहां पे रशिया के प्राइम मिनिस्टर और वो भी यहाँ पे ऑफिशियल्स बैठते थे, उनको भी उन्होंने कंट्रोल में ले लिया था, जहां पे सिक्योरिटी दे दी थी। वी ऑल्सो फाइंड कि इस दौरान जब सरकार अपना काम कर रही थी तभी उसके कंटेम्प्रेरी टाइम के ऊपर जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी है, जिसे हम लोग बोल्शेविक ग्रुप के द्वारा बनाया था, उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस को कैप्चर करना शुरू कर दिया था। तो क्या होता है कि इस दौरान बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच में कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट चल रही थी। कन्फ्लिक्ट यही थी कि पावर किसके हाथ में रहता है, कन्फ्लिक्ट यही थी कि सत्ता किसके हाथ में रहेगी साहब, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे रशिया के बहुत सारे ऑफिशियल्स को, मिनिस्टर्स को अलग अलग पार्टीज के द्वारा अरेस्ट किया गया। किसी को बोल्शेविक ने अरेस्ट किया, किसी को मेंशेविक ने अरेस्ट किया, और यहाँ पे फिर आगे सिचुएशन होती है। एनसीईआरटी लिखती है कि औरोरा करके एक शिप को विंटर पैलेस के अंदर बुलाया जाता है। बहुत सारे लोग जो थे वो नेवा नदी के अंदर निकलने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग मिलिट्री पॉइंट्स के द्वारा, और रात तक आते आते हमको देखने को मिल रहा है कि सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल। मतलब ये है कि बोल्शेविक का जो प्लान था, जिन्होंने रिवॉल्यूशन करने की कोशिश की थी, वो रिवॉल्यूशन इनका सक्सेसफुल रहता है। और पूरे दिन तक भागा दौड़ी होने के बाद, थोड़ा बहुत फायरिंग होने के बाद, थोड़ी बहुत लड़ाई होने के बाद, हमको एक चीज क्लियर कट देखने को मिली कि आपके जो बोल्शेविक लोग थे, ये बोल्शेविक लोग सक्सेसफुल रहे। मेंशेविक ये इनफैक्ट पूरी की पूरी जो सरकार को बचाना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं बचा पाएंगे। और इसी के बाद हमको एक सॉल्यूशन इसका मिल रहा है कि अब यहाँ से ही आपकी जो रशियन की रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन आपकी बदल जाएगी। और ये रिवॉल्यूशन के अंदर हमको फाइनली देखने को मिलता है कि बोल्शेविक एक्शन को लोग सपोर्ट करते हैं। बोल्शेविक एक्शन को सपोर्ट करने के बाद मेंशेविक लोगों को भगा दिया जाता है। मेंशेविक पार्टी का जो लीडर हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम था केरेंस्की, ये केरेंस्की भी भाग जाता है, क्योंकि केरेंस्की को समझ में आ गया था कि बेटा आता मजी सटकली, मेरी सिचुएशन अब खराब हो चुकी है, मैं रशिया के अंदर अब ज़्यादा नहीं टिक पाऊंगा। सो ही विल बी लीविंग द सिटी। और इस तरह से आपके बोल्शेविक लोग पावर के ऊपर आते हैं साहब, ठीक है ना। तो इतना फंडामेंटल पॉइंट आपको समझ में आया कि बोल्शेविक लोग कैसे पावर के ऊपर आए। बोल्शेविक्स का जो पूरा स्ट्रगल था वो क्रांति के द्वारा आना था, याद रखेगा। द बोल्शेविक केम टू पावर वाया अ रिवॉल्यूशन, दे केम टू पावर वाया अ रिवॉल्यूशन। ये बहुत ही बड़ा थ्रू आउट क्रांति होता है, उसी के बाद ये लोग आएंगे। उसके पहले ये बोल्शेविक लोगों का आपको प्रोमिनेंस नहीं मिलेगा साहब, ठीक है। तो वी सी के 1917 में दो क्रांति हुई। एक तो पहले राजा के सामने हुई, दूसरी आपकी जो गवर्नमेंट थी, जो राजा को हटा के बनाई गई थी, उसके सामने होती है। और फाइनली अब सोवियत रशिया बन जाएगा। कैसा बनेगा? सोवियत रशिया बनेगा साहब, ठीक है। सो रशिया को हम लोग सोवियत रशिया के रूप में पहचानते हैं ना। तो वी फाइंड फिर लेटर ऑन इसका नाम बदल दिया जाता है यूएसएसआर। ये कैसे बनता है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे अभी आगे, थोड़ी देर के बाद देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारा मिलेगा और उसमें भी एक क्वेश्चन दिखेगा, वो है आपका डेट ऑफ रिवॉल्यूशन। अब देखिए कुछ कुछ किताबों में लिखा गया है अक्टूबर रिवॉल्यूशन, कुछ कुछ में लिखा गया है नवंबर रिवॉल्यूशन, कुछ कुछ में लिखा गया है फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन, और कुछ में लिखा गया है मार्च रिवॉल्यूशन। अब ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि घटना तो दो ही बार होती है, एक फरवरी 1917 में, एक अक्टूबर 1917 में। समझे कि नहीं समझे? एक फरवरी 1917 में, एक होगी अक्टूबर 1917 में। यही दोनों ऑफिशियल आपको मिलेंगे। प्रॉब्लम ये हुआ कि रशिया के अंदर पहले जो कैलेंडर फॉलो होता था वो था जूलियन कैलेंडर। ये जूलियन कैलेंडर की खासियत ये है कि ये 13 दिन पीछे होता है कंपेयर टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। आप समझने की कोशिश करो, मैं आपको यहाँ एनसीईआरटी के बाहर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा कैलेंडर के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियनिटी के अंदर जब हम लोग कैलेंडर की बात करते हैं,
तो रशिया के अंदर जो कैलेंडर फॉलो होता है उसका नाम है जूलियन कैलेंडर। क्या नाम है? जूलियन कैलेंडर साहब। और दूसरा एक कैलेंडर है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की खासियत यह है कि इट इज 13 डेज अहेड ऑफ द जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर में 1 फरवरी का तारीख हुआ होगा, तो हो सकता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में 13 फरवरी का तारीख मिलेगा या 14 फरवरी का मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? प्लस 13 होता है, यहां पे 1 तारीख होगी, यहां 13 तारीख होगी, वो क्लियर कट है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर। अब रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो उनकी तारीख के हिसाब से आपको मिलेगा। रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ है, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको तारीख बताई 22 फरवरी के दिन जब रिवॉल्यूशन हुआ, या 24 फरवरी के दिन रिवॉल्यूशन हुआ, ये जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 24 फरवरी मिलती है। अगर आप इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर में देखोगे तो आपको मार्च की 6ठी 7वीं तारीख मिलेगी। समझे कि नहीं समझे? इसके लिए उसको फरवरी रिवॉल्यूशन के रूप में पहचाना गया, जो पहला रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि रशिया का कैलेंडर के अंदर इसकी जो तारीख थी वो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से थी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब उसी तौर के ऊपर अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो होता है अक्टूबर 1917 में, ये भी जूलियन कैलेंडर के अंदर था। तो अक्टूबर की 24 अक्टूबर 1917 जूलियन कैलेंडर के हिसाब से लिखा जाएगा तो 24 अक्टूबर 1917 थी। पर इसी को अगर हम लोग ग्रेगोरियन स्टाइल में कन्वर्ट करते हैं तो ये कब हो जाती है? ये होगी आपकी नवंबर की नई करके 7वीं तारीख के आसपास, है ना? समझ में आया कि नहीं आपको? 13-14 दिन के बाद होगा। तो ये करीबन अगर आप देखोगे तो 7 नवंबर 1917 का दिन होगा, जब रशिया के अंदर अक्टूबर 1917 का 24 तारीख जा रहा था। तो हम लोग जो किताब में पढ़ते हैं उसका नाम है अक्टूबर रिवॉल्यूशन, बट इट इज एज पर द रशियन कैलेंडर। इफ you'll see from the Gregorian perspective, तो it will be in the month of November only. Getting my point? तो इसको लेके एनसीईआरटी ने, ये डेट्स का कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को भी होता है। हम जब पढ़ाते हैं कभी कभी लाइव क्लास के अंदर भी, तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये डेट्स का क्या मसला है? ठीक है, डेट्स का मसला यही है दोस्त कि ये डेट्स में रशियंस पहले जो कैलेंडर फॉलो करते थे वो अलग करते थे। जैसे हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं विक्रम संवत, शाक संवत, आपने देखा होगा ये सब चीजें, है ना? तो Gregorian dates are 13 days ahead of the Julian. So our calendar, the February revolution took place on March 12 and the October revolution took place on the 7th November. मैंने अभी आपको बता दिया साहब, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? तो किताब में लिखा गया है अक्टूबर रिवॉल्यूशन, बट इट इज नॉट द अक्टूबर मंथ ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर, इट इज द अक्टूबर मंथ ऑफ द रशियन कैलेंडर। रशिया में जो कैलेंडर फॉलो होता है वो कौन सा होता है? जूलियन होता है, जो पुराना कैलेंडर था। समझे कि नहीं समझे? इसके लिए हेडिंग का टाइटल है अक्टूबर रिवॉल्यूशन। प्रैक्टिकल डेट अगर आप देखोगे, तो प्रैक्टिकल डेट आपको नवंबर की 7वीं तारीख के आसपास मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? तो जब जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको यही 3-4 चीजें मिलेगी। और वो जो 3-4 चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो आपको पॉइंट इसके अंदर से मिलेगा कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से इनफैक्ट, है ना, रशिया की क्रांति आप इनफैक्ट इशू के अंदर आ सकती है साहब। ठीक है, तो जब आप इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें रशिया की रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ी हुई है और रशिया का रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड कहां से कहां तक आ रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जब हुआ, व्हेन द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, याद रखेगा जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है साहब, तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद आगे क्या हुआ, तो उसके बाद हमको देखने को मिलता है पेट्रोग्राड नाम की जगह थी, जहां पे रशिया का एक कांग्रेस इकट्ठा हुआ। रशिया का कांग्रेस मतलब वही सोवियत पार्टीज के और बोल्शेविक के लोग जो थे वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब हम लोग, है ना, ये जो पेट्रोग्राड के अंदर जो घटना बनी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस तरह से पूरे के पूरे रशिया के अंदर विद्रोह हो गया। तो शुरू हुआ पेट्रोग्राड से शुरू होने के बाद धीरे धीरे मॉस्को के अंदर चला गया। और वी फाइंड कि पूरी तरह से रशिया के और भी रीजन्स थे, ये रीजन्स के ऊपर दिसंबर महीने तक आते आते रशिया को पूर्ण रूप से हमको देखने को मिलता है कि कंट्रोल में ले लिया जाता है। और बोल्शेविक जो थे
ये बोल्शेविक रशिया के अंदर पूरी रूप से शासन के अंदर आ जाते हैं साहब, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन में जब हम लोग रशिया की बात करेंगे तो रशिया के अंदर अब आपका जो विद्रोह है वो विद्रोह अब पूरी तरह से सफल हो चुका था। अब रशिया के अंदर आगे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, तो इसके बारे में आपको एनसीईआरटी क्या लिखती है उसके बारे में देखते हैं। द अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड द रशियन कंट्री साइड, टू व्यूज, दो आपके दृष्टिकोण हैं। ये दो दृष्टिकोण के अंदर क्या लिखा गया है कि द न्यूज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ अक्टूबर 25, 1917 reached the village the following day and it was greeted with enthusiasm। रशिया के अंदर लोग खुश हो गए। The peasant, it was meant free land and end to end war। peasant को लगा कि चलो भाई हमको जमीन मिल जाएगी, युद्ध खत्म होगा, मारा काटी कम हो जाएगी। The news arrived, landowners Manor's house was looted, his stock farms were requisitioned and his vast orchard was cut down and sold to the peasant for wood। all here his buildings were torn down and left to ruins while land was distributed among the peasants who were prepared to live the new Soviet life। आप देखिए कि रशिया में जब एक साइड के ऊपर क्रांति हो रही थी तो किसी का फायदा हुआ, किसी का आपको क्या मिल रहा है, नुकसान देखने को मिलेगा। अ मेंबर ऑफ द लैंड ओनिंग कम्युनिटी रोट टू फैमिली रिलेटिव व्हाट हैपेंड एट द एस्टेट, एस्टेट के अंदर क्या हुआ वो बताता है। द कू हैपेंड क्वाइट पेनलेसली, क्वाइटली एंड पीसफुली। द फर्स्ट डेज वर अनबेरेबल, उस टाइम पे सिचुएशन सहने लायक नहीं थी। मिखाइल मिखाइलोविच जो बेसिकली उस टाइम पे एस्टेट का ओनर था, इनका जो जमींदार था, was calm। The girls also, I must say, the chairman behaves correctly and politely। We were left 2 cows and 2 horses। The servants tell them all the time not to bother us, let them leave, we vouch for the safety and property, we want them treated humanly as possible। The rumors that several villages are trying to evict the committees and return the estate to Mikhail Mikhailovich, I don't know if this will happen, if it's good for us, but we rejoice that there is conscience in our people। मतलब क्या है साहब, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। रशिया के अंदर जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद आपके जो रूरल एरियाज थे उसमें पीजेंट्स को लैंड राइट दिए गए, दिए कि नहीं दिए गए। अब पीजेंट को जब लैंड राइट दिए जाते हैं, व्हेन द पीजेंट्स वर गिवन द लैंड राइट इन रशिया, जब किसानों को लैंड राइट दिए गए रशिया के अंदर, तो उसके बाद हमको एक चीज बहुत क्लियर कट देखने को मिल रही है कि वहां पे पीजेंट को लैंड राइट किसके हाथ से दिए जाते हैं, फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ एस्टेट। तो ओनरशिप ऑफ एस्टेट और बेसिकली जो ओनर्स के साथ इन्होंने भेदभाव किया, उनके साथ खराब व्यवहार किया कि नहीं किया, उन सब के बारे में आपको चीजें यहाँ पे मिलेगी साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि जब जब हम लोग रशिया के रिवॉल्यूशन को पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं तो हमको एक चीज मिल रही है कि एक साइड ऐसा था, एक टाइम ऐसा था जब रशिया में क्रांति हुई तो जमींदारों को मारा गया, जमींदार की प्रॉपर्टी को लूट दिया गया, जमींदार की जो खेत वेत थे, मतलब जिस जो बेसिकली उसकी मालिकी में आते थे, वो सब उससे छीन लिए गए पूरी तरह से, उसकी पिटाई विटाई करके। दूसरे कुछ कुछ कंडीशन ऐसी भी हुआ करती थी जहां पे क्रांति होने के बाद जमींदार को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया गया। तो रशिया में कैसा था कि ओनरशिप राइट ट्रांसफर हो गए आफ्टर द रिवॉल्यूशन। आफ्टर द रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, द ओनरशिप राइट्स वर ट्रांसफर्ड टू द पीपल ऑफ रशिया, नो डाउट, वो तो बहुत क्लियर कट पॉइंट है। इवन आफ्टर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप राइट ट्रांसफर करने के बाद भी एक चीज हमको बहुत क्लियर कट मिल रही है कि जमींदारों के साथ भेदभाव भी नहीं होता है, ये भी हमको किताबें बताती है साहब, ठीक है। तो रशिया के दो व्यूज है, दिस आर द टू व्यूज ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। और यहां से ही आपकी रशिया की क्रांति अब आगे के फेज के अंदर जाएगी। और यहां से हम लोग जब रशिया की रिवॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे तो 1917 के बाद रशिया में बहुत सारे चेंजेस आने की शुरुआत होती है। ये चेंजेस जो लाता है, ये चेंजेस बेसिकली आपकी जो सरकार है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है या आपकी बोल्शेविक गवर्नमेंट है, वो लेके आएगी। ये चेंजेस कैसे आते हैं, किस प्रकार की आगे घटनाएं होती है, उसको लेके अभी भी टॉपिक हमारा बाकी रहेगा, अभी भी हमारा क्लास इनफैक्ट है ना लंबा चलेगा। आपको एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि हमने कैसे ये चैप्टर को शुरू किया था। सबसे पहले जब चैप्टर को शुरू किया तो 1850s के अंदर सोशलिज्म का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने आपको बताया कि 1890s के अंदर रशिया के अंदर सोशलिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका कैसे ग्रोथ हुआ। और मैंने आपको समझाया कि ये पार्टीज बेसिकली क्या बात कर रही थी, रशिया के सामने, राजा के सामने ये पढ़ने की शुरुआत करती है। 1890s के बाद 1903 तक आते आते आपको ये सोशलिस्ट पार्टी के अंदर बोल्शेविक
वर्सेस मेंशेविक करके दो ग्रुप मिलेगा। इसी के बाद 1905 के अंदर एक रिवॉल्यूशन होने की शुरुआत हो सकती थी, पर रिवॉल्यूशन पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसे हम लोग ब्लडी संडे के रूप में पहचानते हैं। समय आगे चला गया, 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर रशिया ने पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर बहुत मुंह की खाती है। 1917 तक आते आते हमको एक चीज बहुत क्लियर कट मिल रही है कि 1917 के फरवरी महीने के अंदर वी फाइंड कि राजा ने पावर दे दिया, किसको दे दिया, आपकी मेंशेविक पार्टी को। और ये जो मेंशेविक पार्टी है काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगी। फरवरी के बाद करीबन अक्टूबर 1917 तक आते आते वी फाइंड द बोल्शेविक ग्रुप विल कम टू पावर, वी फाइंड द बोल्शेविक ग्रुप विल कम टू पावर। ये बोल्शेविक कैसे मेंशेविक के हाथ में से सत्ता लेते हैं उसको हमने आज के क्लास के अंदर पढ़ा है। वी हैव स्टडीड अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन, कि रशिया के अंदर कैसे मेंशेविक पार्टी को हटा के बोल्शेविक्स पावर के ऊपर आए, और ये बोल्शेविक लोगों ने अब 1917 में रिफॉर्म्स इनिशिएट किए। अब आप मुझे बताइए लेनिन के रिपोर्ट क्या थे, लेनिन के जो रिफॉर्म्स थे वो क्या थे। लेनिन के जो रिफॉर्म्स थे वो 3 पॉइंट के रिफॉर्म्स थे, जिसे हम लोग अप्रैल थीसिस के रूप में पहचानते हैं। याद आया कि नहीं है आपको? ये अप्रैल थीसिस के अंदर लेनिन ने कहा कि बैंकों को नेशनलाइज करना है, लैंड के राइट्स जो है वो ओनर को देना है, और तीसरा पॉइंट जब हम लोग लेनिन की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट लेनिन, उसने तीसरे पॉइंट के ऊपर बहुत क्लियर कट कहा था कि वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ करना है। बोल्शेविक जैसे पावर के ऊपर है, ये सब के सब अप्रैल थीसिस को उसने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। अब क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के रेडिकल रिफॉर्म्स जो रातों रात आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो रशिया के अंदर लोग स्वीकारेंगे? डू यू थिंक दैट आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन दैट द पीपल ऑफ रशिया आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ रेडिकल रिफॉर्म्स? क्या आपको लगता है? देखो यार, सेम चेंजेस है ना, रातों रात आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे ना तो बहुत बड़ी तांडव हो जाती है, पब्लिक नाराज हो जाती है, पब्लिक को लगता है कि भाई लोचा हो गया, बहुत गलत हो गया साहब। ठीक है, रशिया में भी यही सिचुएशन थी। लेनिन ने जो रेडिकल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की, लेनिन ने जो रेडिकल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। 1917-18 के आसपास से लेके हमको 1920-21 तक, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, वी फाइंड रशिया विल पास थ्रू वॉर कॉल्ड एज द सिविल वॉर। इसे गृह युद्ध कहते हैं। We find in Russia different political parties, the army, the supporter of monarchy, and also the Western European countries. They are all interested to play politics in Russia. Why? Because उनको एक ही डर था कि अगर बोल्शेविक लोग सक्सेसफुल होते हैं सरकार चलाने में तो इन सब की पिपूड़ी बच जाएगी, इनकी सिचुएशन खराब हो जाएगी। और रशिया के अंदर ये सिचुएशन बहुत खराब चीज़ों के ऊपर लेके जा सकती है। इसके लिए ये जो बोल्शेविक लोग हैं, इनको हटाने के लिए पावर के ऊपर से हटाने के लिए 3 साल तक रशिया के अंदर बहुत बड़ा गृह युद्ध होता है। देयर विल बी अ ह्यूज सिविल वॉर। ये गृह युद्ध का पूरा बैकग्राउंड कैसे हुआ? रशिया में अक्टूबर 1917 के बाद, कब? अक्टूबर 1917 के बाद किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, किस प्रकार की कंडीशन क्रिएट की जाती है, उन सब पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बट आई फील दैट कि आज का सेशन हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। लेट अस कंक्लूड, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1.5 घंटे तक आसपास पूरा पढ़ा हुआ है। मैं आपको फिर से वेलकम करूँगा कि आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़िए हमारे क्लासेस के अंदर। और जब क्लासेस के अंदर जुड़ रहे हो, व्हेन यू आर बेसिकली ज्वाइनिंग द क्लासेस, मेक श्योर यू यूज़ द रेफरल कोड PN Live। ये मेरा कोड है, रेफरल कोड, आप इसको ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा एंड यू विल एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपल एजुकेटर्स जो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है यहाँ पे पढ़ाते हैं। उनका एजुकेशन, उनकी जो पढ़ाने की टेक्निक है, मैं खुद भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के ऊपर। आपको मेरे क्लासेस का भी एक्सेस मिलेगा, मेरे नए नए कोर्सेज जो आ रहे हैं उसका भी आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। और आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए PN Live या SP नायक दोनों में से कोई एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, ये ज़्यादा इजी रहता है। PN Live नया कोर्स मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर आ रहा है। आई एम स्टार्टिंग इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ये UPSC जो GS पेपर 1 है
जो मेंस का टॉपिक है इसके अंदर से पूछा जाता है। अभी 2-3 साल में क्वेश्चन नहीं आया उसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, याद रखेगा। हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही वास्ट है और बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है तो बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं कि सर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो हमको नहीं पूछेगा अब यूपीएससी। ऐसा नहीं होता। यूपीएससी 2-3 साल तक नहीं पूछता है, फिर एक आध साल उसको है ना धड़ाम से क्वेश्चन निकालेगा और इतने सारे क्वेश्चन निकाला कि आप पगला जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप थ्रू आउट तैयारी करिए, बहुत ही कंसोलिडेटेड तैयारी करिए, कोर सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ये वो सब्जेक्ट्स है जिसके द्वारा आप अच्छी तरह से तैयारी कर भी पाओगे, है ना। तो आपको प्रॉब्लम भी कम होगी एंड यू विल बी एबल टू लाइक नो हैव कमांड ओवर द करंट अफेयर्स एज वेल। करंट अफेयर्स के पीछे है ना पागल बन के ना भागा करिए, धीरे 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 करके आप उसको ग्रो करिए। पहले फाउंडेशन के सब्जेक्ट अच्छी तरह से करिए, करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्त, है ना। तो इतना पॉइंट हम लोग आज के क्लास के अंदर रखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलता हूँ और तब तक आप इसको कंटिन्यू करिएगा। अच्छा, एक मैराथन सेशन में लेने वाला हूँ ऑन द इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो करंट अफेयर्स के ऊपर है, ठीक है ना। वो मोस्ट प्रोबब्ली कल होगा, आपको अपडेट मिल जाएगा यहाँ एप्लीकेशन के थ्रू ही। आपकी ये जो यूट्यूब का पेज है उसके अंदर ही आपको लाइव स्ट्रीम मिल जाएगा साहब, ठीक है ना। उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, कल होगा मोस्ट प्रोबब्ली, कल या परसों के दिन हम लोग प्लान कर रहे हैं। मैं आपको अपडेट दे दूंगा। वो मेरा इसका लाइव क्लास होगा साहब। इट विल बी अ लाइव क्लास ऑन दी आर्ट एंड कल्चर का पूरा करंट अफेयर्स है। आर्ट एंड कल्चर का पूरा करंट अफेयर्स मैंने कवर कराया हुआ है, कवर्ड ऑल दी करंट अफेयर्स साहब, ठीक है ना। तो बहुत ही लेंदी क्लास है, मैराथन है, पूरा 1 साल का 1.5 साल का। आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप यूट्यूब के ऊपर। और अपना रशियन रिवॉल्यूशन तो अपना कंटिन्यू रखेंगे ही। ये रेफरल कोड को मत भूलिएगा, ये 10% ऑफ करा के देगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आपके दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये रेफरल कोड से ज़रूर यूज़ करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर से बताएगा कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। एनसीईआरटी में यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, पर एनसीईआरटी के बाहर भी यूपीएससी पूछता है और इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन लेके आप हमारे साथ जुड़िए और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपके साथ हो पाएगी। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडिंग।